क्या पिछले 5-10 सालों में मरीज बढ़े हैं क्या श्वास के? मरीज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो कबूतर की जो बीट होती है, कबूतर के जो पोल्यूशन में जो कबूतर लगातार बने रहते हैं, उसके कारण भी श्वास की समस्या रहती हो सकती है, उसके कारण वो भी दिक्कत बिल्कुल हो बिल्कुल सकती है। सीजन ड्रॉपिंग्स बोलते हैं जिसको कबूतर की बीट बोलते हैं। कबूतर की बीट बेसिकली इसके अंदर उस पर फंगस भी होता है और बैक्टीरियाज भी होते हैं। वो जब शरीर में अपने नाक के रास्ते प्रवेश करती है, मुंह के रास्ते प्रवेश करती है, सांस के रास्ते, तो शरीर में सूजन भी पैदा करेगी और सिकुड़न भी पैदा करेगी, जैसे हम बोलते हैं फाइब्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन। हमारे यहाँ कानून बनते हैं लेकिन सख्ती नहीं होती, सख्ती नहीं हो पाती है। आज हम देखते हैं कि आज कई लोग पकड़े जाते हैं तो उसमें पता लगा उसके तो 20 चालान पहले से थे, 10 चालान पहले से थे। वो इतनी बार स्पीड तोड़ चुका है, रेड लाइट तोड़ चुका है। तो उनको स्ट्रिक्टली जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। सरकार कानून बना सकती है। वो ये मानते हैं कि अस्थमा ही धीरे धीरे दमा बन जाता है, सही है क्या? ऐसा हो भी सकता है कि अस्थमा की क्रोनिक अस्थमेटिक पेशेंट सीओपीडी में कन्वर्ट हो सकता है, वो बात की बात है, ऐसा हो सकता है। ये जो कमजोर बचपन जो एक तरह की विरासत उनको लेके आ रहे हैं, वो कोई हमारे देश के भविष्य की आज़ादी के लिए, भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। छोटे से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जापान कंट्री में जगह जगह गार्डन्स बने हुए हैं छोटे छोटे। उन गार्डन में मिट्टी डाली हुई, मिट्टी में बच्चों को खेलने को प्रमोट किया जाता है वहाँ पे। अच्छा। ये दोनों थ्योरीज हैं। बच्चों को मिट्टी में ज़्यादा खिलाएंगे तो उनका इम्यूनिटी डेवलप होगी इसके अगेंस्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र टॉक और हम बात कर रहे हैं सांसों की आज़ादी पर, यानी प्रदूषण मुक्त जीवन जीने के अधिकार पर। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो स्वच्छ हवा है सांस लेना और पीने का स्वच्छ पानी, पीने का साफ पानी आदमी के जीवन के अधिकार में शामिल है। लेकिन आज हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो प्रदूषण इस कदर बढ़ चुका है कि लोग पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन पार्क में भी उनको स्वच्छ हवा नसीब नहीं हो रही। लोग जब स्पेशली बाइकर्स हैं या लोग पैदल चल रहे हैं, वो इतनी रोज़ पैसिव स्मोकिंग करते हैं, यानी आप हवा सिगरेट ना पीते हुए भी इतना प्रदूषण अपनी सांसों में भर लेते हैं रोज़ कि करीब करीब 10 सिगरेट के पीने के बराबर हो जाता है। ऐसे में जब हम सांसों की हमारी बंधक बनती जा रही है प्रदूषण की, तो ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा जीवन हम आखिर कब तक जी पाएंगे और ऐसा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो किस तरह का जीवन को हम उसको सौंप रहे हैं, कैसी विरासत सौंप रहे हैं। तो इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं विख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट यानी श्वास रोग विशेषज्ञ, जो राजस्थान के ही नहीं पूरे भारत के श्वास जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, उनमें शीर्ष नाम है। आपको बता दें कि डॉक्टर मनीष जैन उसमें उस वैज्ञानिक और उस वैज्ञानिक श्रेणी के डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान कोविड वैक्सीन का जो ट्रायल हुआ था उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। और जो जयपुर में जो ट्रायल हुआ था उसको जो जयपुर में ट्रायल की जिम्मेदारी थी वो मनीष जैन के मजबूत कंधों पर थी। तो जो कोरोना के भारत का जो सबसे काला दौर था महामारी का, उससे आज़ादी दिलाने का जो बीड़ा उठाया था वो मनीष जैन के कंधों पर था और हमने सबने मिलके उनका सहयोग भी किया था। तो इसी पे हम बात करने जा रहे हैं कि जब आज पूरे देश की हम देख रहे हैं कि गाँव में, शहरों में ही नहीं गाँव में भी प्रदूषण बढ़ रहा है, तो कैसे इस प्रदूषण मुक्त जीवन को जिएं, कैसे प्रदूषण से मुक्ति पाएं और कैसे प्रदूषण मुक्त जीवन जीते हुए दवाइयों से मुक्ति लेते हुए किस तरह की लाइफस्टाइल अपनाएं कि हमें एक स्वस्थ और स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका मिले, और स्वच्छ हवा सांस लेने का मौका अगर नहीं मिल पा रहा है तो कैसे हम उससे बचते हुए आगे बढ़ें। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मनीष जी, संक्षेप में हमें बताएं कि जो इस तरह की समस्याएं आज आ रही हैं कि लोग इतने विकट प्रदूषण से जूझ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आगे आने वाली पीढ़ी में हम किस तरह की समस्याएं देखेंगे और इससे किस तरह का हमें सामना कर पाएंगे इससे हम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट चूज़ किया जो आज के करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा प्रश्न सबसे पहले समाज से यही होता है, मैं कहीं जाता हूँ या मैं कभी टॉक करता हूँ कि जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जिसके बिना हम एक पल नहीं जी सकते। तो सबका उत्तर आता है श्वास यानी हवा। ठीक है, उसका हमको कितना पेमेंट करना पड़ता है? ज़ीरो, शून्य। हमें उसका कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता हवा का। उससे कम गैर ज़रूरी चीज़ क्या है? पानी। पानी के बिना हम कुछ ही दिन रह सकते हैं। भोजन, उसके बाद भोजन आता है। भोजन के बिना हम कुछ और दिन रह सकते हैं। उसके बाद गैर ज़रूरी चीज़ों में आता है कार, ज्वेलरी, बिग मकान, लग्जरी के आइटम्स, और इन सबको पैसा देना पड़ता है। कितनी विडंबना है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है यानी हवा, उसको हमको शून्य देना पड़ता है, कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। उनको ईश्वर ने हमको फ्री में, मुफ्त में दिया है। वो जो गैर ज़रूरी सामान है जैसे कि लग्जरी के आइटम्स हो गए, उसको हम इतना हैवी पेमेंट करते हैं
और हम इसका ध्यान नहीं रख पाते, इसका एटमॉस्फेयर का, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, श्वास है तो जान है। क्योंकि हम ये आज इस वातावरण में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी प्राणवायु जिसे हम बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, उसकी मात्रा धीरे-धीरे घटती जा रही है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम CO2 गैस छोड़ते हैं, और ये पूरा हमारा जो शारीरिक चक्र है इसी पे चलता है। तो अगर हम ऑक्सीजन की कमी जब भी होती है, हम देखते हैं कि कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, जब सांस की कमी, सांस में दिक्कत आती है, तो हम उसका जब ऑक्सीजन लेवल नापते हैं, से पल्स ऑक्सीमीटर से, या हम पल्स ऑक्सीमीटर या बड़ी मशीन से नापते हैं, तो देखते हैं उसका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा होता है, उसको वो सांस के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है उसको। तो उसके बाद हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कुछ और इलाज भी देते हैं उसको। तो मैं अभी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने वातावरण को बचाना है, कि हमें उसके बाद ही हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाएगी। और आप जब ये जो जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं इस टाइम पे समाज में, कि हम प्रॉपर सांस ले नहीं पाते हैं, और हमारा जो मेट्रो सिटी है वो गैस चैम्बर बनते जा रहे हैं डे बाई डे, और छोटे बिल्कुल बच्चों को मनीष जी, अस्थमा आपको एलर्जी याद होगा कि एक कहावत है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। निरोगी का है। तो निरोगी काया का सबसे बड़ा अहम हिस्सा तो सबसे सुख श्वास है। सांस है। लेकिन इस पे ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का, या जा रहा है तो हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसको मतलब ये जो प्रदूषण से प्रदूषण के बंधक बनते जा रहे हैं, उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? सरकार से, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा-सा एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में भी थोड़ा बात कर सकते हैं क्या हम? देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पॉल्यूशन या क्यों फैल रहा है इस तरह का। तो पॉल्यूशन के जो मुख्य कारण है, जैसे समाज तरक्की कर रहा है, तरक्की जिस शब्दों में हम कहते हैं कि साहब समाज का फैक्ट्रीज़ बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, कारें बढ़ रही है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बढ़ रही है। पर एक्चुअली मैं मानता हूँ ये तरक्की नहीं है ये, क्योंकि इससे हमारा जो ओज़ोन लेयर की जो लेयर है, ओज़ोन लेयर है, उसमें कहीं न कहीं लीकेज हो रहा है इसके बाद। इसके अलावा हम ग्लोबल वार्मिंग का जो सीन देखते हैं, अभी इतना पॉल्यूशन हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, इतने युद्ध चल रहे हैं पूरे संसार में, यूक्रेन-रशिया युद्ध चल रहा है, ईरान-अमेरिका युद्ध चल रहा है, इज़राइल-लेबनान युद्ध चल रहा है। तो कहीं न कहीं इतनी मिसाइलें फटती है जब आसमान में, तो क्या हम नहीं सोचते कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती होगी? तो सारा पॉल्यूशन ऊपर नहीं जाता होगा? ठीक उसी तरह से जब ये जहाज़ चलते हैं, पानी में चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, तो मतलब हज़ारों टन के लाखों टन जब ऑयल लीक होता है इनके अंदर से, और समुद्र में फैलता है, तो समुद्र की फिशेज़, मछलियाँ, डॉल्फिन मछलियाँ, जितनी मछलियाँ सारी, कितने ज़्यादा उनको दम घुटता होगा उनको। तो लेकिन हमने सर कभी सोचा इस बारे में? बिल्कुल, और ये फैक्ट्री जितनी हमारे बढ़ा रहे हैं, अभी फैक्ट्रीज़ बढ़ा रहे हैं, जितनी कारें बढ़ रही है, आज हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं, ये 10 लाख कार हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 साल बाद तो 20 लाख कार हो जाएँगी, लेकिन सड़क की साइज़ तो उतनी ही है, सड़क तो नहीं बढ़ी। बिल्कुल मनीष जी, मैं तो इसी मुद्दे पे ध्यान देना चाह रहा था आपका कि जैसे भारत हो गया और विकसित देश हो गए। लेकिन जो समस्या मतलब विकसित देशों में शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा कारें हैं, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, ज़्यादा जो है ना उनका लिविंग स्टाइल भी ज़्यादा है, एसी भी ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे प्रदूषण का स्तर ऐसा लगता है जो कि मीडिया में पता चलता है। इवन चीन ने भी कंट्रोल कर लिया, बता रहे हैं कि प्रदूषण पे काबू कर लिया है। जो अभी कुछ साल पहले तक बीजिंग और शंघाई का नाम बिल्कुल सबसे ऊपर चल रहा था प्रदूषण के मामले में। तो भारत इस पर क्यों काबू नहीं कर पा रहा है? भारत में कहाँ दिक्कत आ रही है? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ हमें। देखिए, ऐसे देश जैसे जापान हुआ, चाइना हुआ, यहाँ पे तो कि पब्लिक पूलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जो मेट्रोज़ का इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेन्स का इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरा वहाँ पे कार अफ़ोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो लोग प्रमोट ही नहीं करते इस चीज़ को, गवर्नमेंट प्रमोट ही नहीं करती है। इवन वो तो मेट्रो ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ और कंट्रीज़ की बात करते हैं हम, डेनमार्क हो गया, जैसे कि हॉलैंड हो गया, नीदरलैंड जिसको हम बोलते हैं, हॉलैंड हो गया। यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे साइकिल, ये इको फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं ये। यहाँ पे साइकिल का इतना ज़्यादा यूज़ होता है। आज हमारे भारत देश में बात करते हैं साइकिल की, तो लोग साइकिल वालों को ऐसे देखते हैं कि जैसे कि वो इस ग्रह के प्राणी ही नहीं है। वो बड़ी कार वाले उनको ऐसे देखते हैं, जिस तरह से हॉर्न देके निकलते हैं, उनको कुचल ही जाएँगे, जैसे हम न्यूज़ में भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पे उनको प्रमोशन मिल रहा है, साइकिल के ट्रैक बने पड़े हैं। यहाँ पे साइकिल चलाने की कोशिश भी करेंगे, साइकिल के ट्रैक ही नहीं बने हुए सड़कों पे, आप देखिए। कारें दौड़ रही है, तेज़ी से दौड़ रही है, बड़ी-बड़ी कारें, लग्ज़री कारें आती जा रही है, लेकिन साइकिल वालों के लिए कोई नहीं है। सबसे मेरा मानना ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, हमें जो पावर के जो हमारे सेक्टर्स हैं, जिसमें बिजली प्रोडक्शन वगैरह होता है, उनमें हमको विंड मिल्स और सोलर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमको पॉल्यूशन बहुत कम कर पाएँगे इसको हम। और अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है बैटरी इस कार का, ई कार्स का, तो इसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। बस ये है कि अब इसमें इसकी ज़रूरत है कि रिसर्च की, कि ई कारें ज़्यादा चलें, बैटरी ज़्यादा चलें, और कुछ घटना ऐसी जो हुई है वो ना हो, और सेफ़ कारें हों। अगर इन सबको प्रमोट करते हैं हम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हम देखते हैं घर में 5 मेंबर्स हैं और 5 कारें हैं, बेटे के पास अलग है, बेटी के पास अलग है। मैं भी शामिल हूँ उसमें, उस भीड़ में। तो इस चीज़ को हम प्रमोट ना करें इस चीज़ को। अगर हम ये चीज़ करें और इस चीज़ को, शर्म को छोड़ दें हम, कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएँगे हम, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है फिर उसके लिए। लोग डरते हैं भीड़ में जाने से। जो वेल टू डू फैमिली के, वो सोचते हैं भीड़ में कैसे जाएँगे हम, प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई प्रॉपर लेकिन वो नहीं। अमेरिका जैसे देशों में तो काफ़ी बड़ी संख्या में कारें भी हैं, फिर भी कंपैरेटिवली बता रहे हैं कि
वहाँ पे प्रदूषण नहीं है, तो उसका क्या मतलब, क्या उन्होंने कैसे काबू पाया, उस कैसे आपका रोड मैप क्या दिख रहा है आपको, क्या है भारत के उसमें लिए? ये काबू पाया है कि उनकी जो कार की जो क्राइटेरियाज है, फ्यूल है। फ्यूल एफिशिएंसी हो गई, कार की क्राइटेरिया हो, कार की प्रॉपर सर्विसिंग हो गई, या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई इतनी स्ट्रिक्ट है कि पुरानी उनको कारों को तुरंत हटाना हाँ है। तुरंत हटाना है उनको, उसको स्क्रैप में दे देना उनको। वो ऐसे नहीं दौड़ रही है जैसे अपन देखते हैं हमारे शहरों में टाउन्स में भारी पुरानी वाहन कारें नहीं दौड़ रही चलेंगे, है, शहरों में भारी वाहन हाँ नहीं चलेंगे। वो बिक के छोटे शहर में पहुंच जाती है, फिर गाँव में पहुंच जाती है, वहाँ जाके जुगाड़ बन जाता है वो। तो अगर इन सब चीज़ों को हम रोकेंगे, कम करेंगे, तो धीरे धीरे डेफिनेटली हम इस चीज़ को कंट्रोल कर हमारे सकते हैं। यहाँ कानून बनते हैं लेकिन सख्ती नहीं होती, उन सख्ती पर नहीं हो पालन नहीं हो पाती है। आज पाता। हम देखते हैं कि आज कई लोग पकड़े जाते हैं तो उसमें पता लगा उसके तो 20 चालान पहले से थे, 10 हम्म। चालान पहले से थे, वो इतनी बार स्पीड तोड़ चुका है, रेड लाइट तोड़ चुका है। तो उनको स्ट्रिक्टली जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सरकार कानून बना सकती है, सरकार उसको पालन करवा सकती है, लेकिन कब तक, जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है चीज़। बिल्कुल। तो जयपुर शहर में, दिल्ली शहर में हालत बेकाबू होते जा रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा कदम उठाती सरकारें दिख रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मरीज बढ़ रहे हैं क्या आपके पास? देखिए भारत देश में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, आज जनसंख्या के जो घनत्व बढ़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो बढ़नी ही है। और जब पॉल्यूशन का सब क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उससे हम नापते कि पॉल्यूशन कितना है किसी भी शहर में या किसी भी जगह पे। तो अगर AQI हमारा जितना कम होगा उतना पॉल्यूशन कम होगा। हम देखते कई बार न्यूज़ पढ़ते दिल्ली में AQI 300 पहुंच गया, 500 पहुंच गया। और कई कंट्रीज ऐसे भी जहाँ पे कि 50 होती है, वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे कंट्रीज भी, ऐसे देश भी है। तो इस सब का जैसे आप दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में इतने व्हीकल्स, अभी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली रूल लागू किया है कि डीजल के व्हीकल्स, 10 साल से पुराने व्हीकल्स को हटाया जाएगा। तो बहुत अच्छा कदम है, ये मानता हूँ इस बारे में। और ई व्हीकल्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो हमें पॉल्यूशन को देखना पड़ेगा, पॉल्यूशन का रीज़न क्या है। फैक्ट्रीज में से जो इमिशन हो रहा है धुएं का, जो नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज है, हैवी मेटल्स है, आर्सेनिक, लेड, ये इतने मेटल्स है, ये सब कार्सिनोजेनिक है, सांस में दिक्कत करते हैं, ये लंग कैंसर करते हैं, इसके अलावा स्किन का कैंसर भी करते हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इतना इम्पेयर कर देते हैं ये। तो एक प्रॉपर पॉलिसी बना के हमको इंडोर पॉल्यूशन एज वेल एज आउटडोर पॉल्यूशन हमारे हाथ में भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे भी डिपेंड करेगा। इंडोर पॉल्यूशन हमारे हाथ में, हम देखिए कि हमारा इंडोर पॉल्यूशन मतलब जहाँ रहते हैं हम, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है क्या, वहाँ पे कोई ऐसे डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, फंगस तो नहीं है, स्पोर्स तो नहीं है, सीलन तो नहीं है, और प्रॉपर वेंटिलेशन है क्या। नहीं, मेरा जो सवाल मैं जानना चाह रहा था कि क्या पिछले 5-10 सालों में मरीज बढ़े हैं क्या श्वास के? मरीज बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। एलर्जी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, खांसी आ रही है, अनएक्सप्लेन खांसी होती है उनको, एलर्जी, नाक से पानी आ रहा होता है, छींकें आ रही होती है, सांस में दिक्कत आती है, हमको डायग्नोज करना एक पड़ता है। एक अनुमान है कि हर तीसरा बच्चा, हर फैमिली में एक मरीज हो गया है श्वास का। क्या ये इससे भी ज़्यादा है, या एक हर फैमिली में इतना एक ही तो इतना देखो, फिक्स आंकड़े मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं इस आंकड़ों में नहीं डील करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है। और आज हम देखते भी है कि OPDs में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, खांसी की आती है। कोई कहीं भी ट्रैवल करेगा, खांसी हो गई साहब, कोई फंक्शन में अटेंड करने खांसी हो गई, जुकाम हो गई, बुखार आ गया। तो डेफिनेटली हमारा कोई भी इन्फेक्शन हमारे सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं अभी, और जब से कोरोना हुआ, कोरोना के बाद से तो पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं कि कोरोना में शरीर में कुछ ऐसे बदलाव भी आए थे, तो उसके बाद दिक्कत बढ़ी है। दूसरा अवेयरनेस भी बढ़ी है। पहले लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते, खांसी ठीक हो जाएगी साहब, लंबी चल रही है, उनको नहीं पता लगता था कि एलर्जी है, अस्थमा है, COPD है। बच्चे भी चलते रहते थे ऐसे एक और जो बड़ी समस्या शहरों में, स्पेशली सोसाइटीज में होती जा रही है, कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं सोसाइटी के, जो है ना मुंडेर पे बैठे रहते हैं, बीट उनकी होती है, पड़ी रहती है बीट, सफाई नहीं होती है, वो महीनों पड़ी रहती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो कबूतर की जो बीट होती है, कबूतर की जो क्या नाम, उसमें जो पोल्यूशन में जो कबूतर लगातार बने रहते हैं, उसके कारण भी श्वास की समस्या रहती हो सकती है, उसके हो कारण वो सकती भी है। दिक्कत बिल्कुल हो सकती बिल्कुल, है। पिजन ड्रॉपिंग्स बोलते हैं जिसको कबूतर की बीट बोलते हैं। कबूतर की बीट बेसिकली इसके अंदर उसके अंदर फंगस भी होता है और बैक्टीरियाज भी होते हैं। वो जब शरीर में अपने नाक के रास्ते प्रवेश करती है, मुंह के रास्ते प्रवेश करती है, सांस के रास्ते, तो शरीर में सूजन भी पैदा करेगी और सिकुड़न भी पैदा करेगी, जैसे हम बोलते हैं फाइब्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन। और आज देखते हैं हम ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, जैसे कि उनको मतलब ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, मतलब फेफड़े में सिकुड़न पैदा लंग होना। फाइब्रोसिस। हाँ, ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या लंग अच्छा। डिसऑर्डर। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बोलते हैं इसको हम, या नहीं तो कबूतर का। कैसे पहचाने कि जो ना किसी को अगर कबूतर से दिक्कत हुई है, तो कैसे देखिए पहचानेगा वो सबसे पहले आदमी? कोई पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। वो पेशेंट मेरे पास आता है कि मुझे सांस में दिक्कत है, तो हम सब, हमारा प्रश्न ये होगा, ये सांस में दिक्कत कब से आपको है, ठीक है। फिर हम उसको पूछते हैं उसका रहने का जो रहता है वहाँ पे, उसके आसपास की कंडीशन कैसी है, वो गांव में रहता है क्या, वो शहर में रहता है क्या, मल्टी स्टोरीज में रहता है क्या वो, और उसके अलावा फिर वो सुबह गार्डन में जाता है क्या, या वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जॉब करता है,
ये सब मल्टीपल फैक्टर्स पूछने पड़ते हैं। जैसे कि आज गाँव का पेशेंट है, हमारे पास आया तो फसल उगाई उसने, फसल काटी उसने, तो उसको एलर्जी हो सकती है उसको। गेहूँ की फसल से हो सकती है, सरसों की फसल से हो सकती है। गाय भैंस को चारा डालता है, वो तो चारे को डाल के चारे के हो सकता है हैंड वॉश प्रॉपर ना कर पाया, तो उससे एलर्जी होती है। तो हमारा क्वेश्चन ही होता है, शहर के पेशेंट का हम पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, घर में आपके कुत्ता बिल्ली या डॉग कैट तो नहीं पाला हुआ, पेट्स तो नहीं है आपके पास, कई लोग तोता भी पालते हैं। अच्छा, पेट से भी हो हाँ, सकती है? पेट्स हो सकती है। पेट्स के जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो मतलब फंगल होती है, उनके ड्रॉपिंग्स, फंगल से जो उनके ड्रॉपिंग्स गिरती है, तो डेफिनेटली वो एलर्जी करती है वो। ऐसे बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कुत्ता बिल्ली पालते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है। तो मल्टीपल नहीं फैक्टर्स नहीं, किस मतलब उसमें समझा नहीं, उसमें क्या गिरता है उसमें? बाल होते हैं, बाल झड़ते हैं ना उनके। हाँ। जैसे कि आज अब कुत्ता हमने डॉग पाला तो अब डेफिनेटली हमारे बेड पे भी आएगा, हम उसको प्यार भी करेंगे उसको। ऐसी बिल्ली है, गले में लगाएंगे। और जो एलर्जी होगा, जो सेंसिटिव होगा, उसको प्रॉब्लम हो सकती है उसको। मतलब बाल नाक में चले जाते हैं क्या? समझा बाल नहीं। बाल बहुत बालों के जो अंदर पार्ट होता है, अंदर बालों के अंदर जो स्पोर्स होते हैं, बालों के अंदर शेडिंग जो गिरती है, वो माइक्रोस्कोपिक होती है, वो नाक के रास्ते प्रवेश करती है सांस के अंदर, वो जाके अंदर सूजन पैदा कर सकती है और हमारी सांस में अच्छा, भी सुकड़ सकती है उससे। और इसके कुत्ते अलावा एक कुत्ते बिल्लियों के जो ना कुत्ते ड्रॉपिंग, बिल्ली आपने कहा ड्रॉपिंग शब्द का इस्तेमाल किया। ड्रॉपिंग मतलब उनके हेयर्स का फॉलिंग ऐसे कह सकते हैं। ओके। और दूसरा कॉकरोचेस भी बहुत देखे गए, ऐसे हाँ। कॉकरोचेस से एलर्जी करते हैं। रात को कॉकरोच दिखते, दिन में नहीं दिखते, रात को निकलते वो इंसेक्ट्स, वो भी एलर्जी करते हैं। तो घर में हमको ये क्वेश्चन पूछना होगा हमको कि घर में कोई सीलन तो नहीं आ रही, आपको बेसमेंट में बैठने का काम तो नहीं है। कई होते हैं जिनको बेसमेंट में बैठते हैं, उनको कंप्यूटर काम है या उनको ऐसा कुछ जॉब है तो बेसमेंट में बैठना होता है उनको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कूलर और एयर कंडीशनर, अच्छा। ये भी बहुत एलर्जी कर सकते हैं। कूलर। कूलर एलर्जी कर सकता है। कूलर एलर्जी इसलिए ऐसे कर सकता है कि कूलर की जो पीछे खास की हम पट्टी लगाते हैं, उसको प्रॉपर अगर हमें वॉश नहीं किया, हमने साफ़ नहीं किया हम टाइम टू टाइम हमने, तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो अंदर फंगल होती है, जो मोल्ड होती है अंदर उसके, या हाउस डस्ट माइट होती है उसके अंदर की, वो जब सामने एक्सपोज होंगे हम, तो हमें नाक के रास्ते प्रवेश करेगी, सांस के रास्ते, हमको सांस में दिक्कत पैदा हो सकती है। ऐसे ठीक एसी का एयर कंडीशन है, अगर हमने बहुत चिल्ड रखा है एसी को, प्रॉपर उसको हमने फिल्टर टाइम टू टाइम साफ़ नहीं कराया हमने उसको, तो जो जो सेंसिटिव होगा उसको प्रॉब्लम हो सकती है उसको। तो इसलिए जब भी एसी कूलर स्टार्ट नहीं, करें, तो आप पहचानते कैसे हैं कि जो सर ना वो सारी उसको? हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। हिस्ट्री हमने पूछी, हमने उसकी कंडीशन उसकी पूछी, हमने उसको हमने ऑस्कल्टेट किया, हमने एग्जामिनेशन किया उसको। उसके बाद हम उसको कुछ टेस्ट भी करा के देखते हैं सांस के। सांस के टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है उसका होता है लंग्स की कैपेसिटी देखना, फेफड़ों की ताकत की, उसे बोलते हैं स्पायरोमेट्री टेस्ट बोलते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो एलर्जी टेस्ट भी करा के देखते हैं हम। उसमें उसका एलर्जी का एक मार्कर होता है, ईओसिनोफिल्स बोलते हैं हम उसको। उसको हम्म। उनको लेवल देखते हैं, कहीं इंक्रीज तो नहीं हो गया वो। इंक्रीज हो गया तो फिर एलर्जी का बाकी और हिस्ट्री पूछते हैं उससे। फिर जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जैसे कि अगर उसके घर में नहीं नहीं, पेरेंट्स। मैं एक पूछना चाह रहा था कि कुत्ते से हुई कि एसी से हुई कि बिल्ली से हुई कि कबूतर से हुई, क्या उसके कुछ अलग अलग उसके लक्षण भी टेस्ट, हैं? उसके लक्षण नहीं, उसके लक्षण तो मोटा मोटी एक ही होंगे, अच्छा। लेकिन उसका हम टेस्ट करा सकते हैं। एक तो हिस्ट्री ने पेशेंट खुद ही बता देगा, जैसे मेरे घर में डॉग है, और फिर हम कोरिलेट करेंगे डॉग कब से है आपको, आपको ये कब से है, ओके। तो ऐसे हम कोरिलेट करते हैं उसको। कुछ फूड पार्टिकल्स भी ऐसे होते हैं जो एलर्जी कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा घर में ऐसी चीज़ें भी जो केमिकल, जैसे वार्निशेस, पेंट किया हमने, पेंट भी एलर्जी करता है, वो इंडोर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा मॉस्किटो कॉइल्स हो गई, मच्छर मारने की कॉइल्स हो गई, स्प्रेज यूज़ करते हैं हम, डीओ यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, ये सब एलर्जी के बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। जो मच्छरों का जो है ना, जो हम लोग वो लगाते हैं, ऑल हाँ, आउट लगाते हैं, ऑल वो आउट भी? लगाते हैं, बहुत एलर्जी का। मेरे पे रिसेंटली एक पेशेंट आया था मेरे पास में, हम्म। दिन रात भर ऑल आउट में सोता रहा वो, उसको इतनी ज़्यादा उसको न्यूमोनाइटिक पैच हो गया था, न्यूमोनिया बन गया था उसको तो। अच्छा। उसको दवाई दी बहुत अच्छे से मैंने फिर उसको, तब उसको जाके ठीक हो काफ़ी दिन में ऑल वो। आउट से? ऑल आउट से ऑल आउट से हो सकता हो है? सकता, बिल्कुल हो सकता है ऑल आउट से। किस तरह की दिक्कत हो सकती है? तो बस वो सांस में दिक आपको कैसे पता चला कि ऑल आउट नहीं, से उसने हुआ? मुझे बोला कि मैं सर ऑल आउटनेस हो गया था, मैं उसके बाद तो मुझे सांस में दिक्कत हो रही, तो हमने कोरिलेट कर लिया उस चीज़ को, कि ऐसा तो कोई अच्छा। टेस्ट नहीं है, लेकिन वो टेस्ट ये तो नहीं कि सांस में दिक्कत आ रही, कंजेशन चेस्ट में उसके, हमने उसको चेक किया, ऑस्कल्टेट किया उसको, तो पता लगा हमको। इसके अलावा कई बच्चे छोटे आते हैं जो केरोसिन स्मेल कर लिया उन्होंने घर पे गलती से, या कोई ऐसा ऑयल स्मेल कर लिया, तो ऑयल से भी न्यूमोनिया बन जाता है, वही सांस में दिक्कत पैदा कर सकता है। बच्चों में बहुत कॉमन चीज़ है वो। तो ये तो प्रदूषण तो इतनी बड़ी दिक्कत होता जा रहा है कि तो जो ना आगे मतलब हमारी पीढ़ी को, हम अगली बड़ी पीढ़ी को क्या दे रहे डेफिनेटली हैं? अभी देखते हैं ना, बहुत से बच्चे आते हैं हमारे पास, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो उनको सांस में दिक्कत होती है उनको, तो उनको फिर मेडिसिन देना पड़ता है। मेडिसिन में अब देखो, मेडिसिन भी कई तरह की होती है इसमें, टैबलेट फॉर्म भी होती है इसमें, नेबुलाइज फॉर्म भी होता है, इनहेलेशन फॉर्म भी होता है। इनहेलर, इनहेलर देते ही पेरेंट्स को लगता है कि इनहेलर अभी दे दिया तो इसको हैबिट पड़ जाएगी उसको। फिर हम उसको कन्विंस करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसको कितनी बार साल में अटैक आया, तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कारण देखा, फिर निवारण करेंगे उसका टेस्ट की सहायता से। टेस्ट की ज़रूरत है भी नहीं है, जैसे कि बहुत बार एक्सरे नॉर्मल आता है, तो बार बार एक्सरे कराने की ज़रूरत नहीं है अस्थमा के पेशेंट में। बस हमको देखना है किस सीज़न में हो रहा है वो, सीज़न भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जैसे कि जब दिवाली का मौसम आता है, जब होली का मौसम आता है, जब पतझड़ का मौसम आता है, जैसे मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे में एलर्जी के पेशेंट जनरली बढ़ जाते हैं। तो हम्म। उस टाइम हम ये हिस्ट्री के आधार पे हम उसको दवाई भी देते हैं, और ज़रूरत पड़ती है कुछ टेस्ट भी कराते हैं उसको। इसके अलावा एलर्जी टेस्ट भी बहुत ज़रूरी आपने है। इनहेलर
एलर्जी टेस्ट किस तरह का होता है? एलर्जी टेस्ट होता है, इसमें एलर्जी टेस्ट कई तरह के हो सकते हैं। इसमें जैसे ब्लड सैंपल लिया हमने, विड्रॉ किया हमने, उसके बाद उसका पैनल में कराया कि हमको क्या लग रहा है कि एलर्जी किस किस हो सकती है। इसको डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, इसको एस्परजिल फंगस से एलर्जी तो है एलर्जी इसको। के टेस्ट के लिए आप अलग से मजबूत उसका वो बनवाते हैं, दवाई बनवाते हैं, या फिर जो है एलर्जी टेस्ट का कोई स्टैंडर्ड दूसरे पैमाना आ चुका नहीं, है? एलर्जी टेस्ट हमने, एलर्जी टेस्ट की पैमाने कई अभी लेटेस्ट एलर्जी टेस्ट भी चल रहे हैं, पैनल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उसमें एलर्जी टेस्ट किया हमने, स्किन पे एक एलर्जी टेस्ट भी होता है। तो ये 2-3 तरह के एलर्जी टेस्ट है, लेटेस्ट एलर्जी टेस्ट में ये चल रहे हैं। उसके अलावा उसका एलर्जी टेस्ट में हमको लगता है कि पेशेंट का एलर्जी का एलर्जन वैक्सीनेशन बन सकता है, तो उसका हम वैक्सीन ही बनवा देते हैं उसका। वैक्सीन अच्छा, के पेशेंट को काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता है उसमें। आपने अभी इनहेलर की बात की, तो मैंने देखा है कि किसी को एलर्जी होती है, अस्थमा होता है, फिर उसको मतलब पेरेंट को ये डर रहता है कि उसको जीवन भर इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो इनहेलर की जो है ना बंधक बन जाता है आदमी, इसका कोई और मतलब सॉल्यूशन नहीं है क्या? इनहेलर जीवन भर लेना पड़ेगा, या फिर योग से या लाइफस्टाइल चेंज से हम उसमें आज़ादी हो सकती, मिल सकती देखिए, है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इनहेलर लेना कोई सामाजिक बंधन नहीं है, ना सोशल स्टिग्मा या टैबू है। क्योंकि इनहेलेशन फॉर्म में तो असल में हमको क्या करना है, हमको फेफड़े को खोलना है, ओपन करना है सांस, ताकि सांस आराम से आए। तो फेफड़े में दवाई भेजने के माध्यम से इनहेलर ही है। जैसे आज हमको इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन दवाई नहीं है, इंजेक्शन अंदर दवाई है जो नस के माध्यम से जाके उसको पेशेंट को आराम कर देगी। ठीक वैसे इनहेलेशन या पंप दवाई नहीं है, पंप के अंदर दवाई है जो सांस के माध्यम से घुल जाएगी, जाके लंग्स को ओपन कर देगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी को सांस में दिक्कत आ रही है तो पंप लेने में कोई नुकसान नहीं, जिसको हम देशी भाषा में पंप बोलते हैं। दूसरा ये कि पंप की ज़िंदगी में हैबिट पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। फिर डिपेंड करता है, ये आज किसी को अस्थमा का अटैक आया तो उसने पंप लिया, कुछ दिन लिया, फिर बंद भी कर सकता है क्योंकि उसका अटैक ठीक हो चुका। क्योंकि अस्थमा है ही रिवर्सिबल डिसऑर्डर। देखिए, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ अच्छा, रिवर्सिबल होता है ऐसा? अस्थमा और दमा अच्छा। 2 चीज़ें होती है। एक तो अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जिसे हम बोलते हैं, एक तो दमा मतलब सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो अस्थमा क्यों होता है? अस्थमा होता है कि कोई भी स्टिमुलाई एटमॉस्फेयर का एलर्जन हमारे शरीर में प्रवेश किया, हमको सांस में दिक्कत आ गई। जब एलर्जन हट गया, हमको दिक्कत मिट गई, मतलब ये रिवर्सिबल हो गया ये। तो उसको दवाई दी हमने, पंप दिया हमने, ठीक हो गया पेशेंट वो। अब वो जैसे कि अभी हमें बताया कि उसको हम कारण पता लगाएंगे पहले, कौन सा वो ऐसा स्टिमुलाई था, कौन सा कारण था वो एलर्जन था, पोलन था, पेड़ पौधे का पोलन जो होता वो था, या डस्ट पार्टिकल था, या जानवर की डेंड्रफ्स थे, या उसका खेती की कटाई थी उसकी, या पॉल्यूशन था, या उसके फैक्ट्री में काम करता वो था, या वो लोहे का काम करता, वेल्डिंग करता वो था। वो कारण हमको पता लगाना पड़ेगा। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें, या उसकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है, वो आराम से उठता है, देर तक सोता है, खाता पीता कुछ भी खाता है, जंक फूड खाता है, फास्ट फूड खाता है। तो हम सब चीज़ों को दूर करेंगे, दवा देंगे उसको, ठीक हो जाएगा वो। दमा होता है सीओपीडी, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि थोड़ा सा लेट एज में होता है, 30-40 ईयर्स के बाद होता है वो। उसके कई कारण होते हैं, उसमें वही बायोमास ऐसा जो कॉमन सेंस है, जो वही मानते हैं कि अस्थमा ही धीरे धीरे दमा बन जाता है, सही है क्या? ऐसा हो भी सकता है कि अस्थमा की क्रोनिक अस्थमेटिक पेशेंट सीओपीडी में कन्वर्ट हो सकता है, वो बात की बात है, ऐसा हो अच्छा, सकता है। तो लेकिन ये दोनों एक ही चीज नहीं है? दोनों एक चीज़ नहीं है, इनिशियली एक चीज़ नहीं है। आगे जाके अस्थमा दमा में कन्वर्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रोनिक अस्थमा। वो उसमें सीओपीडी के बदलाव आते हैं। कि अस्थमा को हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? हमने सबसे पहले हिस्ट्री पूछी उसकी, हमने उसको टेस्ट किया, चेक किया। सबसे पहले चेक करते हैं, हमारे स्टेथोस्कोप से मशीन से देखते हैं, तो उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी छाती में से, चेस्ट में, जैसे मतलब वीजेस आना। मतलब हमको पूछते हैं कि आपको आवाज़ आती है कि जैसे लगता है कि छाती बोल रही है, घर घर की आवाज़ आ रही है, तो बोले हाँ साहब आती है। और ज़्यादा कंडीशन तो बाहर वाले को सुनाई पड़ जाती है, जैसे बच्चा तो पेरेंट्स को पता लग जाएगा सर छाती बोलती है रात को, ठीक है ना, तो हमको ये पता लग गया अस्थमा है इसको। आगे चल के वो सीओपीडी में आवाज़ें थोड़ी कम हो जाती है, वो क्रोनिक कन्वर्ट वो परसिस्ट कर जाता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा क्रोनिक अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाए तो। और दमा के फिर क्या लक्षण होते हैं? दमा के लक्षण होते हैं सांस में दिक्कत है, धीरे धीरे बढ़ना। उसके बाद फिर हम पूछते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है दमा की, तो उसमें वो स्मोकर होगा, जानलेवा हो सकता है वो दमा? स्मोकर हो सकता है, बीड़ी पी सकता है, सिगरेट पी सकता है, हुक्का पी सकता है, हो सकता है। औरतें चूल्हे पे खाना बनाती है, गाँव में सालों सालों से बनाती आ रही है, तो चूल्हे पे खाना बना रही है, उनके कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहा है, चमड़े की फैक्ट्री में कर रहा है, चप्पल की फैक्ट्री, हमें धुआं उठता रहता है दिन रात। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो लाख का काम, लाख की चूड़ी का काम करते हैं, लखेरे बोलते हैं जिसको अपन। उनको सांस में दिक्कत रहती है उनको, क्योंकि वो उनका कारण नहीं है, उनका तो वो जॉब ही उनका वो है, तो धीरे धीरे वो चूड़ी बनाते रहते हैं, उनके धीरे धीरे धुआं अंदर जाता रहता है, तो क्रोनिकली वो उनको सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है वो। इसके अलावा जैसे उनकी फैक्ट्री वगैरह बताई जैसे मैंने आपको, तो ये सीओपीडी के चेंजेस हो सकते हैं उसमें हम उसको भी हिस्ट्री पूछेंगे उसकी, फिर उसको चेक करेंगे उसको हम, उसके बाद उसके हम टेस्ट करेंगे, उसके हम वो एक्सरे कराएंगे, कुछ और टेस्ट भी कराएंगे, उससे कन्फर्म करते हैं कि इसको सीओपीडी हो सकती है। सीओपीडी अस्थमा में सबसे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं मानता हूँ होता है स्पायरोमेट्री, जो बहुत सस्ता टेस्ट होता है और बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह, उसको हम करा के देख सकते हैं। उसमें मशीन में फूंक मारते हैं और
15-20 मिनट तक करते हैं उस टेस्ट को, उसमें ये बता सकता है कि इसमें आराम आया नहीं आया दवाई देने से। दवाई देके फिर करते हैं, अगर बहुत अच्छे से आराम आ गया तो मतलब अस्थमा है उसको, उसकी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं वो भी देखते हैं उसको, तो ये अस्थमा दमा में अच्छा, दवा देने से तुरंत आराम मिल जाता है। आराम मिल जाता है, अस्थमा में दमा में मिलता है, पर वो ग्राफ में उतना चेंजेस नहीं आएगा। तो ये मतलब डायग्नोसिस डिफरेंशिएटिंग फीचर बता रहा हूँ मैं आपको कि अस्थमा और दमा में फीचर हो सकते हैं। फिर दमा धीरे धीरे क्या क्रोनिकली आगे चलता है, बढ़ता है, अगर वो स्मोकिंग करता रहेगा तो, अगर वो बीड़ी हुक्का पीता रहेगा तो। और कई लोग जैसे गाँव में बड़ी भ्रांति के साथ हुक्का पीते हैं, हुक्का में तो पानी धुआं छन के आता है, पर सब में सब दिक्कत करते हैं। कई लोगों को ई सिगरेट से आराम, आपने इतने प्रकार के प्रदूषण बता दिए कि प्रदूषण तो ये जो है ना बहुत बड़ा हर कदम में प्रदूषण है अभी अपने। आज मैं बाहर निकलता हूँ, मैंने कार को ऑन किया, पहले सबसे पहले कार के अंदर एसी में जाके बैठा, एसी ऑन किया मैंने, तो एसी को सबसे पहले कार का एसी भी प्रदूषण हाँ, सबसे हमको ग्लासेस चारों नीचे करना चाहिए, तब एसी ऑन करना चाहिए। 2 मिनट तक गाड़ी चलाएंगे फिर एसी ऑन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, हम बैठते एसी ऑन कर लेते हैं, हम नहीं, पहले हमको कार ऑन करनी है, चलाना है थोड़ा सा 1 मिनट, फिर एसी ऑन करना है। अंदर की जो डिपॉजिटेड है ये बाहर तो निकले एटलीस्ट, उसके अंदर कहीं ऐसा नहीं फंगल के स्पोर्स हों, अंदर उसके एलर्जेंस हों उसके अंदर, क्योंकि एलर्जी दिखती नहीं है, एलर्जी को फील करते हैं हम, उसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं हम। तो हम ये नहीं कह सकते ऐसा एलर्जी दिख रही है हमको सामने। नहीं, लेकिन जैसे हम घर का एसी तो साफ भी कर लेते हैं, सफाई करवा लेते हैं, कार का एसी तो हम साफ भी नहीं कर पाते, तो उसमें सर्विस के टाइम कराना चाहिए हमको, बिल्कुल अच्छा, कराना चाहिए हमको। इसके अलावा एक्सट्रीम वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर तो के, कार के एसी से भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सर, अगर आगे एसी प्रॉपर साफ नहीं है तो। कई पेशेंट आते हैं बस, सब एसी में बैठे छींकने लग जाती है कार की एसी बैठी। तो और सबसे खतरनाक अगर आप बात करें प्रोफेशन वाइज, तो सबसे खतरनाक प्रदूषण किस तरह के प्रोफेशन में हो जाता है? मतलब एलर्जी हो जाती है सबसे किस तरह का प्रदूषण सबसे हैजार्डस है? फैक्ट्री का, केमिकल फैक्ट्रीज का, केवल फैक्ट्रीज। और इसके अलावा जो वेल्डिंग करने वालों का। अच्छा, हाँ, वेल्डिंग करते हैं जो उनको एस्बेस्टोस, लोहे के कण जम जाते हैं अंदर, उसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं उसको। इसके अलावा कोल तो वो तो वर्कर उनके फेफड़ों में दिखते भी जमता होंगे। है, कोल वर्कर्स हो गए, टाइल्स वर्कर्स हो गए। टाइल्स वर्कर्स में देखता हूँ इतने परेशान रहते हैं, जो माइंस में काम करते हैं जो उनके टाइल्स पर जो घिसाई विसाई करते घिसाई हैं। करते हैं। इसके अलावा माइंस में जो पत्थरों की खदान में काम करते हैं, मकराना हुआ, इधर आंधी गांव हुआ, उधर अपने करौली में हुआ, इतने पेशेंट आते हैं, वो कभी ठीक नहीं हो पाते बेचारे। उनके अंदर आप उनका एक्सरे देखोगे तो आपको लगेगा कि एक्सरे कितना, एक्सरे पत्थर ही पत्थर जम रहे हैं। उसको बोलते हैं सिलिकोसिस बोलते हैं उसको। और सिलिकोसिस में सिलिको ट्यूबरकुलोसिस होता है, उन्हीं को ट्यूबरकुलोसिस होता है। वो लोग अगर मास्क लगाएं तो क्या उससे आराम बहुत मिले? ज़्यादा आराम मिलेगा उसको, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगा। पर ऐसी कोई गाइडलाइंस ही नहीं है फैक्ट्रीज में, कोई सेफ्टी गाइडलाइंस कहाँ है, नहीं है। आज हम माइंस में जाके अगर मास्क ही बांटेंगे तो वो लगाएंगे नहीं। जब मैं टाइल्स वालों को, मेरे घर में काम चला, मैंने टाइल्स वालों को मास्क दिए, बोले नहीं हमको नहीं जमता ही है माइल्स में, हमको मास्क नहीं जमता हमको। मैंने पानी डाल के अब घिसाई करो, सर वो कौन करे, वो तो ऐसे ही घिस देते थे। वो धुआं उठ रहा है, उनके बाल धूल में संध गए हैं, लेकिन वो करते रहते हैं वो। मतलब इमेजिन करें कि आज हम धूल मिट्टी में मैं 1 मिनट नहीं खड़ा रह सकता, वो कैसे काम करते होंगे। इसके अलावा कपड़ों के शोरूम में देखते हैं हम, साड़ी दिखाते बार बार खोलते हैं, फोल्ड करते हैं, कपड़े के शोरूम में कपड़े खोलते हैं फिर फोल्ड करते हैं। ये सब एलर्जी, इतना ज़्यादा एलर्जी है जिसकी मैं बता नहीं सकता, कि हमने इतने पेशेंट देखते हैं ना। नहीं तो आप लोग पल्मोनोलॉजिस्ट की या जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं उनकी कोई एसोसिएशन ने सरकार को रिकमेंडेशन नहीं दी है, इस तरह की कोई बात सर नहीं बिल्कुल की? देते हैं, सर बिल्कुल देते हैं। ये रिकमेंडेशन उन्हीं के बेस पे आती है सारी रिकमेंडेशन। तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती? नहीं, सरकार की पॉलिसीज भी आती है, सरकार की तो पॉलिसीज आती है, लेकिन अब ये कि नहीं, जैसे टाइल्स वाले वर्कर हो गए या माइंस में वर्कर हो गए या फैक्ट्रियों में काम करने सब वाले वर्कर गाइडलाइन हो गए, सारी है, लेकिन वो वहाँ तो पे मास्क मैंने एग्जीक्यूट कैसे होता किसी है, को हाँ, लगाते देखा नहीं। एग्जीक्यूट देख कोई नहीं करता वहाँ पे। फिर वर्कर्स भी सोचते हैं यार कौन मास्क लगाए। आज मतलब हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ पे सेफ्टी मेजर, जैसे कि आज छोटी सी बात कर रहा हूँ, हालांकि इससे लीक से हटकर है। आज कोई भी सीवरेज लाइन ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। बेचारे सफाई कर्मचारी उसमें उतर जाते हैं, गैस नहीं, विषैली गैस में जाके मर जाते हैं वो। उसमें तो गाइडलाइंस बहुत साफ गाइडलाइंस है, उसमें उसमें तो, तो लेकिन वो साफ नहीं है। कर पाते, उनको लगता है कि कौन करे, थोड़ी लापरवाही हर तरफ से हो जाती है। तो ये रहता है इसके अंदर, तो बड़ा दुख होता है कि यार वो इस तरह से। अब जो सिलिकोटिक पेशेंट तो तिल करके मरते हैं, जब इतना दुख होता है वो ठीक नहीं हो पाते, उनको पंप देते रहते हैं, क्या क्या दें उनको, अच्छा, वो ट्रीटमेंट नहीं बचता। शहर के और गांव के जो आदमी का फेफड़े अगर हम देखें तो मुझे किसी बताया है कि बहुत अंतर होता है। एक तो बिल्कुल गुलाबी फेफड़े होते हैं और एक जो है ना एकदम ब्लैक काले हो चुके फेफड़े जो स्मोकर स्पेशली होते हैं। देखिए ऐसा है क्या? शहर बिल्कुल है, क्योंकि हम देखो, मैं ब्रोंकोस्कोपी करता हूँ, ब्रोंकोस्कोपी में एंडोस्कोपी, लंग्स की एंडोस्कोपी करते हैं। उसमें लंग्स में जब जाते हैं तो मैं वहाँ पे दिखता है, अंदर कफ जमा हुआ दिखता है हमको, ब्लैकिश पार्टिकल दिखते हैं। कई बार तो हम पेशेंट को स्क्रीन पे दिखाते हैं कि देखो आपके फेफड़े ऐसे हैं। तो देखो दोनों फैक्टर्स है। आज शहर के पेशेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे इतना पॉल्यूशन है कि उनके कारण से उनके काले पड़ रहे हैं, और गांव के पेशेंट में तो वो स्मोकिंग कर रहे हैं, धुएं में या जी वो रहे हैं, फसल के काटने से भी हो फसल रहा काटने है से हो सकता तमाम है। अब एक छोटा केमिकल? सा एग्जाम्पल उनको समझाता हूँ, जैसे कि आपको स्मोकिंग क्यों छोड़नी चाहिए। जैसे मैं उनको बोलता हूँ आपकी किचन खाना बनता है, चूल्हे कहाँ बनता है, सब चूल्हे पे खाना बनता है, तो आपकी किचन का रंग कैसा है, बोले काला है बिल्कुल। और हम्म। सालों तो काला हो जाता है, धुआं जमता जाता है,
तो आपके फेफड़े में दिखाऊँ अगर आपको, तो इतना कालापन मिलेगा आपको कि आप खुद डर जाओगे। उसको ऐसे फेफड़े को निचोड़ोगे तो आपका उसमें से कार्बन कार्बन टपकेगा। टपकेगा उसमें से। तो जो समझते हैं वो छोड़ भी देते हैं उसमें। पर कई बार ऐसी चीज़ होती है, मतलब उसमें कई बार रिवर्ट नहीं कर पाते उस चीज़ों को हम, तो दिक्कत ही रहती है। और सबसे इमरजेंसी चीज़, अभी मैंने एक पेशेंट देखा था मैंने, वो टिपिकल स्मोकर था, स्मोकिंग करता था जम के। उसका फेफड़ा फूट गया, वो सांस मतलब इवन अबाउट टू डाई था वो। उसके साथ वाले भी मतलब कंसर्न नहीं दे रहा था, मुझे उसमें फेफड़े में क्या पंक्चर करके उसका ट्यूब डालनी पड़ती है। तो अच्छा। डांट के हमने कहा देखो चला जाएगा, कर कुरा के हम समझा के ट्यूब डाल दी। और एक एक्सरे और कराया तुरंत हमने, तो दूसरी तरफ भी फेफड़ा टूटा हुआ था। बाईलेटरल ट्यूब डाली है, अभी आज ही ट्यूब निकाली है उनकी मैंने, वो भी एडमिट है पेशेंट हमारे पास में। वो कल परसों उनको समझा के डिस्चार्ज करेंगे। वो पेशेंट बच गया क्योंकि सही जगह पहुंच गया, ट्यूब डल गई उसके। तो इमरजेंसी पेशेंट का कुछ मतलब फिर बच नहीं पाता पेशेंट। तो दो तरह के पेशेंट हो गए, एक तो एक्यूट इमरजेंसी हो गई, नीमोथेरेक्स हो गया, या सांस का रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। दूसरा क्रोनिक। क्रोनिक पेशेंट बहुत खतरनाक, बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो घर वाले ही परेशान होते हैं उसको देख के, वो सांस उनकी आती नहीं है। मूर्ति कला उद्योग, बहुत बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मूर्ति बनाते हैं, उनके धीरे धीरे पत्थर जमते रहते हैं उनके अंदर। तो वहाँ पे अच्छी किस्म के मास्क लगाए, अगर हम ह्यूमिडिफायर आसपास चलाएं, हम डस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने का हम कुछ काम करें प्रॉपरली, तो डेफिनेटली हम चीज़ों को बचा सकते हैं। तो आपकी सरकार के करदाताओं से जब बात होती है तो आप इस पर चर्चा नहीं करते? ये बिल्कुल चर्चा होती है, इसमें चर्चा होती है। वो सब इंस्ट्रक्शन वहीं से, मतलब सारी पॉलिसीज़ बनती ही हैं हमारी, बस पॉलिसीज़ को। डॉक्टर मनीष, एक और स्लीप एपनिया के भी आप विशेषज्ञ हैं, क्योंकि इसका भी संबंध सांसों से है। तो जो एक और तरह की गुलामी की बात करें कि हम जो है ना आराम ना कर पाने की जो हमें जो है ना आज़ादी नहीं मिल पाती है स्लीप एपनिया कारण कि अगर आप सोए हैं रात में और नींद आपकी पूरी नहीं हुई और आप थके-थके सुबह उठ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये स्लीप एपनिया का हमारे देश में बहुत अधिक, अब मुझे याद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब जो बाइडेन का एक फ़ोटो वायरल हुआ था कि वो जो ना रात में एक वो मास्क लगा के सोए थे, कुछ कुछ इस तरह का लगा के सोए थे कि स्लीप एपनिया का शिकार ना हो जाए। ये थोड़ा-सा समझाइए स्लीप एपनिया क्या चीज़ है? ये कोई एक बीमारी है, बीमारियों का समूह है, या फिर ये कैसे हो सकता है? सांसों से इसका क्या संबंध है? देखिए, सोना बहुत ज़रूरी है हमको, हमको पता है। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट है कि हम रात को सोएंगे, सुबह जाग जाएंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करता है जॉब पर। जैसे कि आज कोई चौकीदारी होता है, जो चौकीदार नाइट शिफ्ट करता है, जैसे ना, तो कंप्यूटर के कुछ जॉब होते हैं, उनकी शिफ्ट नाइट में सेट होती है, उनकी क्लॉक नाइट वाली शिफ्ट होती है। वो रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट होती है हमारे शरीर के अंदर, तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर उससे डिविएट हो जाएंगे हम, तो दिक्कत आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमने एक विदेश से हम आ रहे हैं, हमने 10 घंटे की हमने जर्नी कर ली फ्लाइट में, तो आप इतने चिड़चिड़े जाओगे आप, क्योंकि आप रात में आप आ रहे हो, फिर सुबह यहाँ इंडिया पहुँचे आप आके, तो आपकी वो क्लॉक डिस्टर्ब होगी ना आपकी। जैसे कि मैं अभी आऊँगा इस पे स्लीप एपनिया पे, उससे पहले एक बात बता रहा हूँ कि जैसे कि कई माइंस में कई वर्कर फंस जाते हैं, वो कई महीने तक फंसे रहते हैं, ठीक है। तो उनको ऊपर से आवाज़ दे के बताया जाता है कि अब दिन आ गई, अब रात आ गया। क्यों? कि उनकी क्लॉक डिस्टर्ब नहीं हो। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको सजाए कालापानी दी जाती थी, उनको काल कोठरी में क्यों डालते थे? टॉर्चर करने के लिए। और उनको तोड़ देते थे इस तरह से, उनको पता नहीं लगता दिन है कि रात है, वो डिप्रेशन में रहते थे। उनको नहीं पता लगता बाहर चल क्या रहा है, तो उनकी क्लॉक डिस्टर्ब हो गई, वो वैसे डिप्रेशन में आ गए। फिर उनको पीटा कूटी भी करते थे बेचारों को, उनको बहुत टॉर्चर करते थे। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। सिरसिडियन रिदम बोलते हैं इस चीज़ को, ये ज़रूरी है। तो हम आज सोते हैं, सर्कैडियन हाँ, बोलते हैं? सर्कैडियन रिदम बोलते हैं इसको। तो आज हम सोते हैं और जागते हैं हम, ठीक है। तो अब सोने की भी कई डिसऑर्डर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इंसोम्निया, नींद ही नहीं आना। बहुत से पेशेंट हैं उनको नींद नहीं आती है, आपको पता है कि हम कम सोते बिल्कुल। हैं, हम शॉर्ट स्लीपर हैं, हम लॉन्ग स्लीपर हैं। दूसरा होता है कि नहीं, कुछ लोग तो बड़ी अपनी डींगे बाँधते हैं कि हमारा 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, हमारी 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। ये सच में है, बीमारी है कुछ या? है, कुछ है। जो मैं खुद ही बहुत कम सोता हूँ, अच्छा, मैं भी खुद भी कम सोता हूँ। तो तो ये कोई बीमारी नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है? ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर डिपेंड करता है ये, कि हमारे कितने शरीर। घंटे सोते हैं आप? जैसे मैं करीब 11:30-12 बजे सोता हूँ मैं, लेकिन सुबह 4 बजे जग जाता हूँ मैं। मैं कितने बजे सोऊँगा हमेशा? सुबह? हाँ, मतलब हमेशा 99.99% तो अच्छा, आप बहुत। 4-5 घंटे में नींद पूरी कर लेते हैं हाँ, अपनी मेरी पूरी? पूरी जाती है। दिन में कम ही सोता हूँ, मैं नहीं सो पाता कभी-कभार। जैसे मैं जयपुर जाऊँगा, आउट ऑफ इंडिया जाऊँगा, तो भी मैं ऐसे ही चलता है मेरा रूटीन मेरा, अच्छा। ठीक है। तो अब ये पहला हो गया नींद का नहीं आना। दूसरा होता है कि स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया क्या होता है? रात, जैसे हम दिन में बात करते हैं कि हम सांस को रोक सकते हैं ना वॉलंटरली, कोई 1 मिनट रोक सकता है, कोई 10 सेकंड ही रोक सकता है। अब रात को अगर रात को हमारी सांस रुक रही है, जैसे हम बोलते हैं एपनिया, सांस का रुकना, उस एपनिया से क्या-क्या हो सकता है? उस एपनिया से ये हो सकता है कि मतलब सांस रुक गई हमारी रात को, तो हमारे उस टाइम ऑक्सीजन लेवल का प्रवाह नहीं है हमारे शरीर के अंदर। आइडियली साइंटिफिकली 10 सेकंड तक सांस रुकना अलाउड है रात को नींदों में। तो अपने आप हो जाता है ये? अपने आप रुक सकता है। जैसे लंबी सांस ली, फिर सांस ली, हमने चद्दर ओढ़ी, रजाई ओढ़ी, नींदों में जोड़ी, हमारी सांस रुक गई, हमने करवट ली, सांस रुक गई थोड़ी सी, वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन किसी की सांस बहुत ज़्यादा रुकती है, उसे हुँ, बोलते हैं एपनिया, ओके। है ना। और
कम रुकती है, आधा रुकती है, उसको हाइपोएपनिया। ठीक है, तो उसके उसमें क्या दिक्कत कर सकती है वो, ये दिक्कत कर सकती है कि रात को सांस रुकी तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम आ गया, ऑक्सीजन लेवल कम आ गया तो ब्रेन में कहीं भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ उसका, तो उसका मतलब पेशेंट को कोई भी दिक्कत हो सकती है, रात को सांस ही नहीं आ रही उसको, ऑक्सीजन ही खत्म हो गई उसकी, बिल्कुल। तो उसका तो वो पेशेंट कई बार तो सोते में रह जाता, हमने पढ़ते ना कई बार की न्यूज़ हम्म। पढ़ते सब वो सोते सोते रह गया, चला गया वो। ठीक है ना, तो इसमें ये होता है कि क्या कारण हो सकता है स्लीप एपनिया के, स्लीप एपनिया के कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं रुकावट है। रुकावट कहाँ से कहाँ तक होती है, नाक से सांस लेते हैं हम और यहाँ तक वोकल कॉर्ड के बाद डिस्पर्स हो जाती है जाके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वोकल कॉर्ड तक कहीं लेवल में कहीं ना कहीं रुकावट हो सकती है। क्या क्या रुकावट हो सकती है, नाक की हड्डी टेढ़ी होना, नाक के पॉलिप्स बढ़ जाना, क्या पीछे बढ़ जाना? पॉलिप्स, पॉलिप्स क्या पॉलिप्स होता है बोलते हैं, वो? नाक के पॉलिप्स बोलते हैं जो एलर्जी के, जैसे मांस बढ़ ओके। गया नाक का, अच्छा मांस बढ़ अच्छा, गया, ओके ओके। पॉलिप्स बोलते हैं उस चीज़ को हम। ये नाक अंदर की उसके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होना, हम्म। या एडिनॉइड्स बढ़ा हुआ होना उसका, टॉन्सिल्स बड़े बच्चों में टॉन्सिल्स एडिनॉइड्स बड़े हुए होते हैं, या कोई कैंसर की ग्रोथ हो जाना, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं उसके पीछे, या उसकी मांस मी मतलब काफ़ी फैट जम जाना, या आजकल देखते हैं कई लोग जो बहुत ज़्यादा लेट तक जगते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, अल्कोहल पीते हैं और अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, या उनकी लाइफ स्टाइल ऐसा ही है, लेट तक सोएंगे, लेट तक जागेंगे, तो उनकी नाक ये गर्दन थोड़ी फैटी दिखेगी और डबल चिन बन जाएगी उनके, अब ये देखो डबल चिन बनेगी उसके, तो ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्लीप एपनिया होने के। तो मैं अगर एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँ कि जो है ना, जो आपको इतनी जानकारी है सांसों के बारे में, तो इसी वजह से क्या आप योग के जो है ना तरफ गए, इसी वजह से म्यूजिक की तरफ गए, इसी तरफ से इसी वजह से आप अपनी सुबह जल्दी उठते हैं, गाना गाते हैं, ये सब कारण है कि जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप जाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उसमें आता हूँ, मैं इसमें फिर स्लीप एपनिया का मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, जैसे हम रात को सोते हैं तो हमारी नींद की कुछ स्टेजेस होती हैं, हम सुबह उठते फ्रेशनेस फील करते हैं सोने के बाद, अगर हम फ्रेश फील नहीं कर रहे तो हमारी वो नींद की स्टेज अचीव नहीं कर पाए हम। बिल्कुल। तो इसलिए स्लीप एपनिया डिसऑर्डर बेसिकली नींद बीमारी का समूह है, बीमारी खुद नहीं है ये डायबिटीज़ बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है ये, और फैट बढ़ा सकता है, आदमी सुबह चिड़चिड़ा उठेगा तो वो कोई एक्सरसाइज भी नहीं करेगा, तो उसको और अनफिट हो जाएगा वो, तो एक साइकिल बन जाती है इस तरह से ये। और हमने देखा होगा कि कुछ काफ़ी फैटी पेशेंट तो बैठे बैठे सोते रहते हैं, ऊँगते रहते हैं वो, हम कहते हैं अमीरों की बीमारी बोलते हैं इसको इसलिए हम। और जैसे कि अगर वो ठीक है बैठे बैठे तो उन नींद ले कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो ड्राइविंग कर रहे हो तो खुद तो सही रिस्क बात पे आ है। ही गए, दूसरों को भी लेके डूबेंगे वो, जैसे हम पढ़ते ही कि सब कार भिड़ गई जाके बस में घुस गई, बस ने वहाँ घुसा दी, रोज न्यूज़ पढ़ते हैं हम तो, जबकि आ गए इसको, जबकि क्यों आई, प्रॉपर नींद नहीं ली उसने तो इन सबको रोकने का तरीका क्या है, इन सबको रोकने के तरीके कुछ है, जैसे कि हम अगर बात करते हैं मेडिकली तो उसका टेस्ट करके देखते हैं, स्लीप टेस्ट होता है इसमें। अच्छा, स्लीप टेस्ट में क्या करते हैं, रात में एक मशीन होती है, तो मशीन, सांसों से क्या संबंध बन रहा है लेकिन? सर सांस ही नहीं आ रही ना उसको तो, सांस नहीं आ रही है, सांस ही नहीं ओके। आ रही उसको तो, किसी गर्दन मोटी है, नहीं तो किसी का सांस क्यों नहीं आ रही सवाल ये सांस यहाँ पे रुकावट आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक रुकावट आ गई उसके, तो प्रॉपर ओके, सांस रिकॉर्ड नहीं का आ रही, आपने कारण बताया, कारण आ बिल्कुल, गई, हाँ। तो रात भर स्ट्रगल करेगा, अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे ना आप तो रात भर वो स्ट्रगल कर रहा होगा, जो बहुत फैटी पेशेंट है, रात को उठ के सांस ले रहा होगा वो तो पता नहीं चलता उसको, तो उसके पार्टनर बताते हैं, वाइफ होगी या बच्चे होंगे, बिल्कुल, उसको सभी पता तो नहीं चलता है। रात भर स्ट्रगल करता रहता है वो, तो रात को पैर पटकेगा वो, उसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं, कुछ ना कुछ वो बोल भी सकता है, उठ की नींद में चल भी सकता है, ये सब नींद की बीमारियां ही है, नींद में बिस्तर में पेशाब भी निकल जाता है बच्चों का, बेड वेटिंग बोलते हैं, इसका नाइट फॉल बोलते हैं, ये सब डिसऑर्डर्स नींद के ही हैं। तो उसको रोकने का तरीका क्या है, सबसे पहले डायग्नोसिस करें हम इसका, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, स्लीप एपनिया का टेस्ट होता है, स्लीप लैब से पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट होता है, मतलब एक मशीन बांधते हैं उसकी बॉडी पे, रात भर रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें उसकी हम, रात भर रिकॉर्डिंग में उसकी हार्ट की रिकॉर्डिंग होगी, उसकी सेचुएशन ऑक्सीजन लेवल की रिकॉर्डिंग होगी, उसकी पल्स की रिकॉर्डिंग होगी, ब्रेन की रिकॉर्डिंग होगी, उसमें हाथ पटक रहा है, सिर उसका छाती चल रही है, चेस्ट और ये थोरेक्स चल पूरी रहा है, रात भर की रात भर की रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग होगी उसकी। सुबह उस मशीन को खोल देते हैं, उस मशीन को कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, फिर ग्राफ्स आते हैं कुछ, उस ग्राफ के बेस पे देखते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस फॉर्म में है ये, फिर ट्रीटमेंट उसके बाद होता है, क्या इनको कोई ऑपरेशन की जरूरत है क्या, क्या गर्दन का अंदर का फैट हटाना पड़ेगा क्या, क्या टॉन्सिल्स हटाने पड़ेंगे क्या इनको, क्या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा क्या, या सिर्फ वजन कम करने से काम चल जाएगा। तो वहाँ पे आता है फिर कि अगर योग की ज़रूरत है क्या, एक्सरसाइज की ज़रूरत है क्या, वेट रिडक्शन की ज़रूरत है क्या, आवाज़ को कैसे खोलें हम, सांस की नली को कैसे हम सुधारें हम, तो वहाँ पे फिर योग आता है, एक्सरसाइज आती है वहाँ पे, वेट रिडक्शन आता है वहाँ पे, रात को हल्का खाना खा के सोएं तो हम, आपकी जो फिटनेस है उसका बड़ा राज यही है, मुझे मतलब लग रहा थोड़ा बहुत मैं करता हूँ यहाँ की, ये है सब कि करना आपको इतनी चाहिए। जानकारी है कि आप जो है ना खुद ही सजग हो गए हैं। हाँ कभी मैंने अभी एमएससी योगा भी किया था, इसलिए मैंने कहा कि वो भी करते हैं, तो उसमें एमएससी योगा किया है, संगीत के आप जो है ना हाँ वो संगीत म्यूजिक, विशारद भी जो है ना आप होने वाले हैं। जी जी, सुबह आप बता ही रहे हैं कि 4-5 बजे उठ जाते हैं, तो योग योग हाँ कुछ तो कुछ देखो फिक्स योगा हम सबको करना चाहिए, सबसे पहले सांस की कसरत, प्राणायाम करें हम, सिंपल अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, भ्रामरी आसन करें, तो जरूर हमारा करना चाहिए। जरूरी करना, यहाँ से लेके कितनी यहाँ तो देर हमारा तक? खुल जाएगा, इसलिए कितनी देर तक?
देखो ये डिपेंड करता है हमारे टाइम कितना अवेलेबल है हमारे पास में, हमारी शरीर कितना अलाउ कर रहा है। मिनिमम कितना कर सकते हैं? अच्छा, शरीर पे भी डिपेंड शरीर पे करता है। डिपेंड करता है, आज कोई पेशेंट के पर इतना कैपेसिटी नहीं है तो 10 मिनट ही बहुत है उसके लिए। तो 10 मिनट 20 मिनट तो लेने निकालने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो हल्की वॉक करें अगर पॉसिबल हो तो, वॉक पॉसिबल नहीं तो बैठ के घर पे योग करें, और सूर्य नमस्कार कर सकते हो तो बेस्ट एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। अच्छा। सारी मसल्स फिट हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि उसमें उसमें स्टेप जो होते हैं उसको खड़े होकर करने से लेके नीचे तक लेटने तक बहुत अच्छे स्टेप हैं वो। सूर्य हमारे योग में बहुत शक्ति है, योग एक्सरसाइज है एक तरह की, हम्म। तो ये करना चाहिए हमको। हम तो जरूरी नहीं सूर्य हम रोज, नमस्कार सूर्य के सामने करना चाहिए, कहीं घर में नहीं हम अंदर कर कहीं भी सकते कर सकते हैं, ऊपर वाले को याद करके, हमारा जो ईश्वर है उसको याद करके हैं? कहीं भी कर सकते हैं हम। मनीष जी, जयपुर शहर में हम रहते हैं। जयपुर को हेरिटेज सिटी भी माना जाता है, और एक बहुत बड़ा आकर्षण जयपुर का ये भी है कि वहाँ पे काफ़ी स्वच्छ हवा लोगों को कंपैरेटिवली दूसरे शहरों की तुलना में मिलती थी। बिल्कुल। लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है और तेज़ी से बदल रही है। तो आप आपका जो आप भी जयपुर में लंबे समय से हैं, क्या बदलाव आपने देखा है? क्यों देखा है? और इसको क्या इसका सॉल्यूशन है? देखिए सबसे बदलाव जो मैंने देखा, बचपन में मैं पुराने ओल्ड सिटी में रहता था, और वो हमें ओल्ड सिटी उस टाइम इतना अच्छा लगता था कि वो छोटी छोटी सड़कें, गलियाँ हमारी, नारगढ़ का किला, गोविंद जी का मंदिर, हम सब देखते थे, हमारा बचपन बीता हमारा। आज मैं गली चांदपुर गेट में जैसे प्रवेश करता हूँ तो मेरी गाड़ी आगे खिसकती ही नहीं है, इतना अनकंट्रोल्ड और इतना इरेगुलर ट्रैफिक है। ई रिक्शाज वगैरह, ट्रैफिक सेंस ही नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूँ जनता में। कहीं भी कोई भी घुसा देता है, हॉर्न, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा। फिर हम जाके छोटी चौपड़ क्रॉस करते हैं, बड़ी चौपड़ क्रॉस करते हैं, हवा महल की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे इतने टूरिस्ट होते हैं, खड़े होते हैं, क्या इंप्रेशन जाता होगा उनको। वहाँ पे सब सेल्फियाँ ले रहे हैं, ठीक है वो एक हेरिटेज हमारा एक बहुत बड़ा सिंबल है पूरे इंटरनेशनल हवा महल का, लेकिन वहाँ देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सर मेरा जो सजेशन ये है कि जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि हमको सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आज सिटी में मेट्रो जा चुकी है, नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है, तो मेट्रो को प्रमोट करें हम। और इतना ज़्यादा ई रिक्शा जो चल रहे हैं जो ट्रैफिक को जाम कर देते हैं, ई रिक्शा अच्छी बात यह है कि वो पॉल्यूशन नहीं बढ़ाते, लेकिन ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है उससे, कि उनको ट्रैफिक का पता ही नहीं है। आज कोई भी टाउन से बेचारा गांव से उठ के आता है, उसको नहीं पता ट्रैफिक का सेंस क्या होता है, रेड लाइट क्या होती है, ग्रीन लाइट क्या होती है, उसे बिल्कुल नहीं पता उसको। वो रिक्शा कहीं भी घुसा देता है, तो पीछे वाला कार वाला रुक जाएगा, पीछे बाइक वाला रुक जाएगा, तो जब रुक जाएगा तो पीछे से उसकी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो निकलती रहेगी व्हीकल से, जो पीछे खड़ा है उसको वो एक्सपोज होता रहेगा। तो जो पॉल्यूशन की बात चल रही थी हमारी, वो पॉल्यूशन को एक्सपोज हो रहा है उसको, और वो बिना बिना पिए सिगरेट पी रहा है, बिना पिए हुक्का पी रहा है, बिना पिए केमिकल जा रहे हैं उसके अंदर हैवी मेटल जा रहे हैं, आर्सेनिक, लेड, जो कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता कैंसर है, कारक होते हैं। कैंसर कारक होते हैं। आज कैंसर के इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं, और स्किन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, आंखें जल रही है, नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, ये सब कुछ कारण से हो रहा है। जो बदलाव मैंने देखा, ये मैंने बचपन से आज तक देखा मैंने। लेकिन सवाल है कि क्या ये बेहतरी की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब डॉक्टर समुदाय या जो है ना पॉलिसी मेकर या जो एडवाइजर, सरकारें कर क्या डॉक्टर रही हैं? समुदाय तो सर इलाज दे सकता है, ट्रीटमेंट दे सकता है, पेशेंट को समझा भी सकता है। जब हम पेशेंट को, मैं बहुत समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ कि आप एक्सरसाइज भी करो, अच्छे नागरिक बनो, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी उन चीज़ों को फॉलो करूँ, ट्रैफिक सेंस को फॉलो करूँ, ताकि सरकार को भी हेल्प मिले। आज मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को देखता हूँ, बेचारे खड़े रहते हैं ट्रैफिक सिग्नल से, बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस वालों मेरे की तरफ कोई नहीं देखता, उनको जो है कोई नहीं ना। देखता, हाँ, मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, मुझे दुख होता है, क्योंकि वो पुलिस ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले आते हैं, ऐसे पेशेंट आती हैं ना, उनको अस्थमा एलर्जी बहुतों को होता ही है, बिल्कुल। तो उनके लिए भी अभियान चलाया जाए। तो वो सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, वो आप सोचिए, एक एक मिनट तक सिग्नल रुका, 2 मिनट तक रुकता कहीं पे, वो खड़े होकर वहाँ पे इशारे दिन भर करके खड़े रहते हैं। दिन भर खड़े रहते हैं। वो तो मास्क वगैरह भी ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं वो, तो उनको प्रॉपर मास्क दिया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उनकी उनकी हाँ, स्क्रूटनी की जाए, उनको भी मास्क जो है ना आदत डाली जाए, आदत उनको भी डाली मास्क जाए, पहना उनको जाए। दिया जाए उनको। लेकिन मास्क क्या रेगुलर पहनना हेल्दी है क्या? सर जो अनहेल्दी चीज़ सामने आ रही है, उससे उससे तो बेटर यही है कि बेनिफिट रिस्क देखो तो बेनिफिट ज़्यादा है मास्क लगाने के, अच्छा। डेफिनेटली। तो इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, अगर हम खुद का सिविक सेंस डेवलप करेंगे हम, तो ट्रैफिक पुलिस वालों की हेल्प मिलेगी। आज हम कहीं भी व्हीकल नहीं खड़ा कर रहे हैं हम, तो उनको उनकी एनर्जी सेव होगी ना, उनकी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगी। तो उनको वो मतलब उनको छोटी-छोटी चीज़ उनको कंट्रोल करनी पड़ती है ट्रैफिक पुलिस वालों को। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा सिम्पैथी है, मैं सच बताऊँ आज। इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमको उनकी पूरी हेल्प करनी चाहिए, पूरा कोऑपरेट करना चाहिए उनको, कि हम व्हीकल जहाँ कह रहे हैं वहाँ खड़ा करें, हम कोशिश करें। हालाँकि मानता हूँ कि पार्किंग की बहुत समस्या विकराल हो रही है, अभी गवर्नमेंट के नए सर्कुलर भी आए हैं अभी, कि जो सड़क पे खड़े रहेंगे उनके चालान किया जाएगा। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, तो उसके पीछे यही पॉलिसी है कि व्हीकल्स को प्रमोट ही ना किया जाए बेचने के लिए, कि जितने व्हीकल्स बिकेंगे, डेफ़िनेटली प्रॉब्लम तो बढ़नी ही है। तो हुँ। व्हीकल्स कब भी कम के बिकेंगे, जब हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो सब चीज़ जुड़ी हुई है एक-दूसरे से। तो प्रदूषण का जो है ना, जो जैसे शहर हमारा कंस्ट्रक्शन सिटी बनता जा रहा है हेरिटेज सिटी के बजाय, तो 2 प्रकार के पार्टिकल मुख्य रूप से चर्चा में रहते हैं, पीएम 2.5 और पीएम 10।
थोड़ा सा विस्तार से बताएं हमें। और इसके अलावा भी कोई पार्टिकल होते हैं प्रदूषण, और क्या मतलब यही दो पार्टिकल हैं जिम्मेदार, सिर्फ यही दो जिम्मेदार हैं, या और भी, और इनमें दोनों में क्या अंतर है, और कौन से प्रदूषण हमारे लिए मुश्किल कर सकते हैं? पर्टिकुलर 2.5 माइक्रोन जो साइज होता है वो हमारे वो इनहेलेशन इनहेलेशन हो जाता है उसका, उससे अंदर चला मतलब जाता अंदर है। चला जाता है, हमारे लंग्स में आराम से जा सकता है। PM 2.5, PM 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट 2.5, मैटर मतलब हाँ उसका साइज 2.5 माइक्रोन हो गया। और जो ओके। 10 माइक्रोन है वो हमारे अंदर नहीं जाता, लेकिन बाकी चीज़ करता है। वो क्या करता है उसमें? स्मोक। हम देखते हैं आज घना कोहरा छा गया है, पॉल्यूशन दिख रहा है हमको, हमको आगे का दिख ही नहीं रहा, हमको स्टार्स, हमें तारे दिख ही नहीं रहे। क्या आपने तारे कब देखे लास्ट? आपको पता याद है आपको हमने स्टार्स कब देखे सही आसमान बात में? है। आपको आसमान छत पे जाने ही टाइम में हो जाता है, हम छत पे गए जाते साल हो जाते हैं हमको। तो हम पतंग उड़ाते हैं उस टाइम, दिन में पतंग उड़ाते हैं, रात को छत पे जाते ही नहीं हम। तो हमने कभी स्टार्स देखे नहीं, हमने कितने ने सनराइज देखते हैं हम, क्या देखते हम नहीं, हम नेचर के करीब ही नहीं रहे। हम बिल्डिंग में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं हम। तो ये पर्टिकुलर मैटर 2.5 अंदर जाता है तो लंग्स की प्रॉब्लम करता है, सारी वो सारी कैंसर्स भी कर सकता है वो, लंग्स की प्रॉब्लम कर सकता है वो, कैंसर कर सकता है, तो ILD कर क्या करता सकता है, है, फेफड़ों में फाइब्रोसिस चिपक कर जाता सकता है, क्या करता है फेफड़ों में? है। वो लंग्स में ऐसे बदलाव करता है, ऐसे 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 टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह ऐसे रिलीज होते हैं जो वो दिक्कत करने स्टार्ट कर देते हैं, वो लंग्स में से बदलाव आते हैं। और इसके अलावा हैवी मेटल्स भी अंदर जाते हैं सांस के साथ, आर्सेनिक हो गया है, लेड हो गया है, और निकल हो गया। तो ये सब ये कार्सिनोजेनिक है। सिर्फ लंग्स का कैंसर नहीं, और भी कैंसर हो सकते हैं, तो एक नाक से लेके यहाँ तक एक से लेके कंस्ट्रक्शन से ज्यादा निकलते हैं या गाड़ी के पोल्यूशन से ज्यादा निकलते दोनों हैं? से निकलते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम जो यूज़ करते हैं जैसे आइटम्स, वार्निशेस, पेंट्स, हैवी पेंट्स यूज़ करते हैं, और इसके अलावा एल्यूमिनियम को बहुत यूज़ करते हैं हम। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, सारी चीज़ ये सब पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है। और गाड़ियों से निकलते गाड़ियों हैं? से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता नहीं है, नहीं, इसके अलावा इसमें पर्टिकुलर मैटर भी होते हैं पर्टिकुलर मैटर बिल्कुल होते हैं इसके अंदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, पर्टिकुलर मैटर निकलता है इसके अंदर। उसके अलावा निकल, सोडियम, निकल, लेड, आर्सेनिक जैसे बताया मैंने, और वोलेटाइल कंपाउंड्स निकलते हैं इसके अलावा। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हमको दिखती ही नहीं है बेसिकली, हमको तो फील होती है यार अच्छी स्मेल नहीं आ रही है, हमारे सांस में कोई दिक्कत हो रही है, हमको फील हो सकती है हम्म। कि पॉल्यूशन दिखता नहीं है। पॉल्यूशन तो ऐसा लगता है कि जो पार्टिकल मैटर अंदर जाके जब कॉम्प्लिकेशन सीरियसली जाने के होंगे लॉन्ग टर्म में, तब पता लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने स्टार्ट हुई है। तो एक बहुत लॉन्ग टर्म मिलके गवर्नमेंट के साथ एनजीओज प्लस डॉक्टर्स प्लस जनता, जब तक जनता साथ नहीं आएगी, पब्लिक, हम सब पब्लिक का पार्टी है, डॉक्टर भी पब्लिक ही है, एनजीओ भी पब्लिक है, हम जब तक खुद साथ नहीं आएंगे गवर्नमेंट के, सजेशन भेजिए, हम उनको फॉलो भी करें उसको, ऐसा नहीं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करें, मेट्रोज को बढ़ावा दें, या तुम मेट्रोज को बहुत बढ़ावा दें। मेट्रो को, साइकिल को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, मुझे साइकिल को बढ़ावा, हैरानी है। साइकिल ट्रैक नहीं है, सबसे ज़्यादा हाँ, मुझे दुख होता है साइकिल ट्रैक नहीं है। हमको रोज़ न्यूज़ पढ़ते हैं, और ये जैसे मैं बोलना मतलब नहीं, मैं साइकिल में सोचता हूँ कहीं साइकिल लेके जाऊं, लेकिन डर लगा रहता है कि साइकिल में यार कहीं जो है ना पीछे से कोई ठोक के ना चला ठोक के जाए। चला जाए, बिल्कुल सर, क्योंकि ये ना अभी हमारा जैसे समाज बढ़ रहा है तो हमारी नैतिकता का पतन भी हो रहा है। आज हम देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी कारें लेके किसी को रौंद देते हैं, जो मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का। कई गाड़ियाँ बड़ी कुख्यात हैं इस टाइम पे सोसाइटी में, कि वो गाड़ी आ रही है तो मतलब वो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाएगी। हम अगर एवरेज निकालें ना, तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी, नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो एक्सीडेंट पक्का ज़्यादा होता ही है। फिर पता लगता है उनके कितने चालान पेंडिंग थे उनके। हम्म। तो जब तक अंदर से नहीं आएगा, सेल्फ इंड्यूस होती चीज़ें, डिसिप्लिन सिखाया नहीं, थोपा नहीं जा सकता। या तो डंडे के जोर पे किया जाए जैसे कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे कम्युनिज्म है, या फिर सेल्फ इंड्यूस हो, दो ही चीज़ें हैं, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है जो सिखा सके। परिवार से आता है डिसिप्लिन। बिल्कुल। तो शहरों की जब हम बात कर रहे हैं, तो शहरों में जो है ना, मैं आपको दो तीन सिचुएशन देता हूँ। जैसे हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में 9 से 5 या जो है ना जो भी हावर्स हैं, दिन भर एसी में बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सेफ हवा में सांस ले रहे हैं, सुरक्षित हैं, और लेकिन सुबह उठते ही साथ हमें छींकें आ जाती हैं। मतलब छींकें आती हैं रात को, जो है ना फिर सोते समय गला जो है ना भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, नींद नहीं आती है। ये क्या है, मतलब ये प्रदूषण के कारण है या कुछ और है ये या इंडोर एसी है? पॉल्यूशन के कारण है। अरे एसी में हम वर्क करते हैं तो कंटिन्यूस एक्सपोजर एसी का होगा। अगर एसी की फिल्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा चिल्ड है, कमरा भी बंद रहता है एसी कमरा वाला? बंद रहता है, वेंटिलेशन नहीं, वहाँ पे नहीं है। आप हवा तो ले तो रहे हो, लेकिन आपके वेंटिलेशन ही नहीं है। आप CO2 जो आपके CO2 छोड़ रहे हो जा कर रही है, वो भी आपके अंदर ही वापस आ रही है, तो आपके ऑक्सीजन की क्वांटिटी वैसे ही कम हो गई। तो एसी अनहेल्दी है? एसी अनहेल्दी ऐसे नहीं कहेंगे एसी अनहेल्दी है, लेकिन एसी को जिस तरह से यूज़ कर रहे हो वो अनहेल्दी फैक्ट, अनहेल्दी वे है, वे ऑफ यूजिंग तो इज। कैसे करना चाहिए एसी का इस्तेमाल? सर वहाँ पे प्रॉपर बीच में वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो, एसी की सर्विसेज प्रॉपर हो, टेम्परेचर सेट किया रखा जाए 25-26 के आसपास रखा जाए। एसी को मतलब जो और है एसी ना, की फिल्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप कमरा बंद नहीं रखना चाहिए का पूरा? कमरा बंद, लेकिन अगर हमको पॉसिबल है तो हमको बीच में उठ के बाहर जाना चाहिए, पर्सनली मैं बताता हूँ, नहीं तो उतनी सफोकेशन फील होगा हमको। और इसके अलावा जो ह्यूमिडिफायर लगानी चाहिए वहाँ पे, ह्यूमिडिटी अंदर कंटिन्यूस एक्सपोज करेगी, तो हमारी बॉडी में लंग्स में जाके ह्यूमिडिटी हमेशा ना
फंगस को, स्पोर्स, ह्यूमिडिफायर लगाना चाहिए। ह्यूमिडिफायर लगाना चाहिए वहाँ पे। और वहाँ पे ये QA चेक करें हम, वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है इंडोर का। हम अंदर बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा AQA ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ भी अच्छा, ज़्यादा हो सकता है वहाँ भी। तो वहाँ पे हम अगर तो प्लांट चूज़ कितने कर कितने सकते दिन हैं। में एसी के डक्ट वक्त जो है ना आपको साफ करना चाहिए, और उससे उससे काम चल जाएगा या और कुछ करना है? सबसे पहले तो हमको AC की प्रॉपर प्रॉपर क्लीनिंग होती रहे, और जैसे अगर ज़्यादा यूज़ होता है AC, तो डेफिनेटली हमको इवन हर महीने भी कराए तो कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कुछ ही नहीं है इसके अंदर। फ़िल्टर प्रॉपर चेक कराएँ उसके अंदर, हमको AQA चेक करें वहाँ पे, ऐसी डिवाइस आती है आजकल, बड़ी ईज़ी डिवाइस है। हम अच्छा, AQA चेक कर सकते हैं आराम से। अच्छा सस्ती हाँ, दवाई देते हैं। हाँ, सस्ती डिवाइस, को महँगी भी नहीं है। वहाँ पे AQA छोटे प्यूरीफायर भी लगा सकते हैं, जो कि अगर ऑफ़िस का लेवल है, तो डेफिनेटली अफोर्डेबल प्राइसेज़ पे मिलता ही है वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5000 से स्टार्ट होता होगा मेरे हिसाब से वो तो। एक्यूआई, एक AQI मतलब जो एक कुछ कुछ प्यूरीफायर में AQI भी अंदर ही होता है उसके अंदर। नहीं एक्यूआई मीटर की आप बात कर रहे थे, एक्यूआई मीटर के लिए कौन सी मशीन होती है? AQI मेज़र के लिए, AQI मेज़र के लिए, अब ये मैं एक्चुअल में मैंने इस तरह से मेज़र नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो प्यूरीफायर है उसमें उसमें ही वो मेज़र कर लेता है। उसमें उसमें मेज़र इनबिल्ट कर है। लेता है वो। ओके, तो उसमें लिखा हो जाता है 0, पहले इतना था, अब 0 हो गया थोड़ी देर में। ओके, और बाकी अगर फिर मैं अपने सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को, तो ठीक ऑनलाइन बात है। आजकल तो प्रॉपर सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और वहाँ पे ये देखिए कि हम ऑफिस में बैठे, कहीं सीलन तो नहीं है, पेपर पुराने तो नहीं है, फाइलें पुरानी तो नहीं है, वो डस्ट माइट तो अंदर नहीं है उसके अंदर कहीं, वहाँ की कारपेट की सफाई हो रही है क्या, वहाँ कर्टेंस में धूल मिट्टी तो नहीं है, कर्टेंस की प्रॉपरली वहाँ पे उसको उससे साफ़ किया गया है क्या, और डस्टिंग किस तरह से की जा रही है यहाँ पे। डस्टिंग दो तरह से कर सकते हैं, हम झाड़ रहे हैं हम कपड़ा ले लेके, धूल मिट्टी वहीं उड़ रहा है, जो एलर्जिक बंदा है उसको दिक्कत आनी ही आनी है। तो पॉसिबल है तो गीली डस्टिंग, गीले कपड़े से साफ़ किया जाए उसको, कारपेट को, इन सबको। एक और सजेशन हम लेते हैं, विशेषकर ये भी शहरों के बच्चों की ही दिक्कत है कि आजकल बच्चे स्कूलों में जो पढ़ते हैं, हम सबके ही बच्चे शामिल हैं उसमें, वो बच्चे जो है ना धूप में जरा सा खड़ा नहीं हो सकते, उनसे धूल से उनमें खेला नहीं जाता उनसे। तो ये जो कमज़ोर बचपन जो एक तरह की विरासत उनको लेके आ रहे हैं, वो कोई हमारे देश के भविष्य की आज़ादी के लिए, भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारे ज़माने में हम लोग पीटी तो स्कूल की शुरुआत ही पीटी से हुआ करती थी। पीटी का एक पर्टिकुलर क्लास होती थी जिसमें आधा घंटा 1 घंटा शारीरिक व्यायाम ही होता था, उसके बाद पढ़ाई शुरू होती थी। अब वो सारा कल्चर मैंने बात करता हूँ स्कूल में, तो वो कहते हैं कि बच्चे सहन नहीं कर पाते। ये तो बहुत बड़ा गंभीर संकट है कि बच्चे एक्सरसाइज़ करने के लिए जो है ना बिल्कुल कैपेबल ही नहीं बचे। जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी जिस तरह से हमारी आधुनिकीकरण करण बढ़ा है, तो उसमें हम देखते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह के बच्चे के पीटी के सही बात है सेशन नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अब अगर बच्चा स्वस्थ बचपन होगा, तो उसका उसका जवान जो जाएगा, एडल्ट बनेगा, तो भी स्वस्थ बनेगा वो। तो उसको एक तो सनलाइट में प्रॉपर निकल नहीं पा रहा है, कि उसकी स्कूल की बस भी ऐसी है, उसका स्कूल का रूम भी ऐसी है। तो डेफिनेटली उसको जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका है उसका। उसको जो भी थोड़ा भी एलर्जन सामने आएंगे उसके, तो उसको दिक्कत हो जाएगी उसको ना। जैसे टेम्परेचर वेरिएशन होगा, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, तो उसको तुरंत जुकाम हो सकती है, सांस में दिक्कत हो सकती है, खांसी हो सकती है उसको। तो बहुत ईजिली प्रोन है उस चीज़ के लिए। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, जापान कंट्री में जगह जगह गार्डन्स बने हुए हैं छोटे छोटे, उन गार्डन में मिट्टी डाली हुई है, मिट्टी में बच्चों को खेलने को प्रमोट किया जाता है वहाँ पे। ये अच्छा, दोनों थ्योरीज हैं। बच्चों को मिट्टी में ज़्यादा खिलाएंगे तो उनका इम्यूनिटी डेवलप होगी इसके अगेंस्ट में। अच्छा। डेफिनेटली सही बात है ये। और मिट्टी में मैंने कई वीडियोज ऐसे देखे मैंने, कि जब अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं कि आप मिट्टी में जाके खेलो आप, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, इसलिए उनको एलर्जेंस में एक्सपोज होंगे तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी उनको। और आज मेरे को कोई एलर्जन के प्रति मेरी इम्यूनिटी ही नहीं, मैंने कभी उसके सामने गए ही नहीं, मैं एकदम से जाऊँगा सामने तो हो सकता है मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। तो बच्चों को क्यों नहीं स्कूल में जो है ना ऐसी नीति बनाई जाए कि फिर से पीटी का क्लास तो बिल्कुल, कंपलसरी ये कर ही ये दिया बनाना जाए। चाहिए, बच्चे कैसे करें एडजस्ट, वो स्कूल की समस्या है, लेकिन करना पड़ेगा। करना चाहिए। और सनलाइट में बच्चों को थोड़ा देर देना चाहिए, जिससे विटामिन डी की कमी ना आए। बिल्कुल। डेफिनेटली होना चाहिए चीज़। तो इस दिशा में क्या मतलब कुछ आपको होता दिख रहा है क्या? इस दिशा में तो सर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम और स्कूल वाले मिलके करना चाहिए, और नई पेरेंट्स को नई भी, शिक्षा नीति में भी हाँ, शिक्षा नीति में आना चाहिए, और पेरेंट्स को भी आगे बढ़ के सजेशन देना चाहिए। तो मनीष जी, जब हम प्रदूषण से आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ादी के कुछ हथियार थे, सत्याग्रह थे, सहयोग आंदोलन था, आपके स्वदेशी था। तो इस जो प्रदूषण से आज़ादी है, उसके कुछ उपकरण हैं, जैसे मास्क, एक बहुत बड़ा जो है ना हथियार है, वैक्सीन। जी। तो इस पे हम अगर बात करें, तो सबसे बड़ा जो हथियार है जिसको हम मास्क बोलते हैं, उसमें कई प्रकार के आते हैं। जो एक तो होता है, हमने कोरोना में जो रुमाल लगा लिया, पट्टा बांध लिया, वो चलता है, गमछा लगा लिया, वो चलता है। एक होता है NH5 मास्क होता है आपका, NH5 सही बोल रहा हूँ अगर मैं, 90 N95 NH5 माफ करिए, N95। एक होता है सर्जिकल मास्क होता है। तो कौन-सा मास्क अच्छा है आम आदमी के लिए, जो और अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग मास्क होते हैं क्या?
देखिए मास्क ना मेनली 3 चीज़ों से बचाव करते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, एयरबोर्न पैथोजेंस मतलब जो हवा में जो पैथोजेंस होते हैं कीटाणु विषाणु होते हैं उससे बचाव करते हैं, और तीसरा पॉल्यूशन से बचाव करते हैं। अब मास्क भी कई तरह के होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मास्क जिसे हम N95 बोलते हैं, ये 95% बचाव कर सकता है हमारा। अच्छा डिपेंड करता है कि ये कंडीशन क्या है, हमारा जॉब क्या है, और वो जैसे कि उस टाइम पेंडेमिक थी फैला हुआ था तो उस टाइम इसका बड़ा रोल था। नहीं तो ये जो मास्क जो आप N95 बोल रहे हैं क्या एक दिन के बाद डिस्चार्ज फेंकना होता है इसको या आपको उसको रोज पहन सकते हैं उसी देखो मास्क को आइडियली तो इसको डिस्कार्ड करना होगा इसको। एक दिन में? हाँ जी, रेस्पिरेटरी मास्क हो गया, दूसरा तो सर्जिकल। कितना महंगा आता है देखिए जब स्टार्टिंग में तो काफ़ी महंगा था, अभी तो आई थिंक 20-25 रुपये में आ जाता होगा। N95? मास्क बहुत अच्छी क्वालिटी का भी, रॉमसन्स वगैरह कई कंपनीज नाम नहीं लेना चाहता, 20-25? 20-25 रुपये में आ सकता है ये। तो अगर अच्छा हमारा जॉब ऐसा है जैसे कि मैं रेस्पिरेटरी का पेशेंट जैसे आपने बताया टाइल्स वाला काम कर रहे हैं या फिर जो है ना तो देखो, उनमें उनमें तो ये आई थिंक ये अफोर्डेबल नहीं है, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो एक तो हो गया रेस्पिरेटरी मास्क, एक होता है कि मेडिकल सर्जिकल मास्क, तीसरा होता है कि नॉर्मल मास्क जो बैरियर मास्क बोलते हैं, जिसको कपड़े का मास्क, क्लॉथ मास्क एक वो 2 रुपए का 5 रुपए का मिलता है पट्टा बांध लेते हैं ब्लू वाला जो दुकानों पे मिलता है वो कौन सा मास्क होता है? वो क्लॉथ मास्क है, वो मतलब बैरियर मास्क हो गया वो। ब्लू वाला मिलता है दुकानों पे? मेडिकल सर्जिकल मास्क है। अच्छा मेडिकल सर्जिकल मास्क है। मास्क है तो सब वो कैसा काम वो चल सकता है नहीं, वो वर्करों के बेसिकली लिए? सर्जरी में या मेडिकल में हम वार्ड में जाए तो यूजफुल है वो। अच्छा अगर हम टाइल्स का काम कर रहे हैं, 2 मिनट का काम सड़कों कर पे रहे जा रहे हैं वाहन चला रहे हैं, हैं तो उनका वो मास्क काम नहीं आएगा वहाँ पे वो। अच्छा वो मास्क मास्क काम काम नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो उसके लिए तो हम या तो हम सिंपल सिंपल हम क्लॉथ मास्क जिसको हम यूज़ कर लें, क्लॉथ मास्क में 2 क्लॉथ मास्क यूज़ कर लें, हम एक ऊपर स्कार्फ लगा लें उसको, कि ये भी इम्पोर्टेंट मतलब ये भी है कि बार बार फिर हम रेस्पिरेटरी मास्क या N95 मास्क लगा रहे हैं, वो इतना फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह पाता वो। तो हमारी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है हम कौन सा मास्क लगा सकते हैं। मास्क के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे क्लॉथ मास्क है, मास्क हमेशा इस तरह से ऐसे पकड़ेगा टच नहीं हो उस जगह का आगे का, और दोबारा मास्क का मतलब हटाना पड़ेगा मास्क हमको, तो दोबारा मास्क नहीं हम उल्टा लगा लिया हमने, तो वो जो लेयर बाहर की जो सरफेस बाहर थी वो अंदर आ गई वो, तो आपको तो सारा इन्फेक्शन अंदर आ गया, जो भी एलर्जी अंदर आ गई आपकी। तो मास्क के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं हमें फॉलो करना चाहिए, वो सबको पता है आजकल तो, क्योंकि तो मास्क मतलब कपड़े का अच्छा माना जाता है कोई सब कपड़े का कोई मास्क है कि अगर हम भीड़ में जा रहे हैं हम, तो किसी ने छींका किसी ने खांसा तो उससे हमको बचाव दे देगा वो। रुमाल लगा सकते हैं? रुमाल ही लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ हमको यूज कर लेना जैसे चाहिए। मैं उनकी वर्करों की चिंता क्योंकि आपने बताया कि इतना बड़ा इशू है जैसे फैक्ट्री वर्कर हो गया टाइल्स वर्कर हो गया सड़क पे जो है ना इतना पोल्यूशन हो रहा है तो वो वहां पे आम आदमी के लिए वो उसके लिए क्या भी कर लेबर सकते इंस्पेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो लेबर हैं? डिपार्टमेंट होता पुलिस है, वाले हो गए? पुलिस वाले को तो उनका उनका हाँ, ये हो गया तो इंस्पेक्टर लेबर डिपार्टमेंट का मुझे लगता है कोई ना कोई प्रोटोकॉल होता होगा उनके मास्क के लिए, बिल्कुल। तो उनसे वो कंसल्ट करके वो मास्क जरूर उनको प्रोवाइड करने चाहिए या लेने चाहिए उनको, वो फैक्ट्री नहीं मैं तो आपके डॉक्टर के रूप में पूछना चाहूंगा कि कौन सा मास्क लगाएं उनको मेरे अफोर्डेबल को भी लगता हो है कि आसान भी हो सिंपल कपड़े। सर्जिकल मास्क लगाकर और कपड़े का मास्क या क्लॉथ मास्क लगाना चाहिए, तो डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा उनका। अच्छा पहले सर्जिकल मास्क लगा लें जो हाँ, सस्ता वाला आता है 1 रुपए में 2 रुपए में आता है जो और उसके बाद वो कपड़े का मास्क लगा लें, क्लॉथ मास्क जिसको रोज वॉश कर लें वो, और कई मास्क रखें क्योंकि वो भी बहुत अफोर्डेबल होते हैं। तो एटलीस्ट उनकी कितना ज़्यादा उनके अंदर डस्ट पर जा रहा है, टाइल्स का धुआं जा रहा है, तो उनसे बचाव तो मिलेगा उनको, बजरी मिट्टी ईंट पता नहीं क्या क्या जाता है उनके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे बचाव मिलेगा उनको। और जो माइंस वर्कर है तो वहाँ पे मास्क कुछ अलग तरह के आते होंगे, तो आई थिंक वो मुझे आइडिया नहीं उस चीज़ का, तो उनको वो यूज़ जरूर करना चाहिए। एक और आजकल एयर प्यूरिफायर हम जिसको कह सकते हैं वो भी एक तरह के इस प्रदूषण लड़ने के उपकरण बन चुका है आज़ादी की उसकी लड़ाई को कहें अगर हम प्रदूषण की लड़ाई की तो ये कुछ लोग बोलते हैं कि एयर प्यूरिफायर खुद में एक प्रदूषण है ये क्या सच है क्योंकि वो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि आप जिसको हम ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं वो लगाएं या आप घर में जो है ना तुलसी लगाएं या एलोवेरा का प्लांट लगाएं इस तरह के प्लांट लगाएं जो कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं बजाय इनके कि हम एयर प्यूरिफायर रखें एक कुछ इंडोर प्लांट्स हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें बस ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं 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 उस प्लांट से तो एलर्जी नहीं है हमको, कि प्लांट से तो एलर्जी होती है, प्लांट से पोलन तो चढ़ते हैं, जैसे कईयों को कीकर के पेड़ से एलर्जी होती है, कईयों को ओलोपेलिया पेड़ से एलर्जी होती है। हमको बस ये इंश्योर करना पड़ेगा, और अगर हम प्योरीफायर यूज़ करें तो हमको HEPA फिल्टर वाला यूज़ करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फिल्टर जिसके अंदर HEPA फिल्टर HEPA फिल्टर मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि हाई फ्रीक्वेंसी हाई एफिकेसी प्योरीफायर एयर, ऐसा फिल्टर आता है जो HEPA टेक्निक पे डिपेंड करता है, वो फिल्टर अच्छा होता है वो, तो वो फिल्टर का यूज़ करते हैं, ऐसा हमको एयर प्योरीफायर मिलता है, जो हमको कंफर्म कर लें इस चीज़ को, क्योंकि एयर प्यूरिफायर में जो जो स्मेल होती है जो वो क्या हानिकारक हो सकती है क्या वो? नहीं, एयर प्योरीफायर में कोई स्मेल नहीं होती, अच्छी क्वालिटी की स्मेल, अच्छा उसमें तो कोई स्मेल ऐसी है नहीं, उसमें कोई स्मेल नहीं AQI भी दिखा हुआ दिख जाता है वो तो। अच्छा तो कोशिश तो हम ये करें कि हम नेचुरली हम चीज़ों को ठीक करें, प्रॉपर वेंटिलेशन करें, धूल मिट्टी से बचाव करें, यहाँ पे कोई फंगल तो नहीं है,
स्नैक स्नैक प्लांट वो बोलते हैं, स्नैक प्लांट है वो क्या फायदा करते हैं क्या इन सब चीजें? स्नैक प्लांट हो गया, ऑक्सीजन प्लांट बोलते हैं। जो कुछ हद तक तो करते हैं, लेकिन कोई 100% श्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं है। जो अच्छा, फिल्टर है, जो एयर प्योरीफायर है, वो हमें मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच करनी पड़ेगी हमको। सब मतलब अप्रोच प्लांट भी लगाएं, प्यूरीफायर भी लगाएं, इस तरह का। हमको सबसे पहले तो रूट कॉज तो ट्रीट करें हम। इंडोर पॉल्यूशन का कारण क्या हमारा? क्या हमारे मकान हाँ बिल्कुल खराब हाँ। ही है क्या? क्या हमारे मकान में एलर्जी है क्या? क्या हमारे मकान में बहुत डस्ट है क्या? क्या हमारे मकान में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या? हम्म। कारपेंटर का काम चल रहा है क्या? बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं कि साहब हमारे घर में लकड़ी का काम स्टार्ट कराया था, हमको एलर्जी डेवलप हो गई, सांस में दिक्कत हो गई। तो रूट हम्म। कॉज हमको ढूंढना पड़ेगा हमको। कोई बिल्कुल एक बिल्कुल। फैक्टर से हम केस में नहीं रह सकते हम। और एक ये बताएं कि फेफड़ों की एक्सरसाइज की हमने पहले भी बात की थी, तो फेफड़ों के वर्कआउट जिसको हम कहेंगे कि जो है ना फेफड़े कैसे मजबूत बनाए कि जो है ना हमें पोल्यूशन को झेल सके वो, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए हमारे लंग्स को मजबूत करने के लिए कुछ हमको व्यायाम का सहारा लेना चाहिए, जिसमें कि दोनों तरह के व्यायाम होते हैं। हम फिजिकल व्यायाम भी कर सकते हैं, साथ में हमारे प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है 4 आसन, जो मैं पेशेंट को बताता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति और भस्त्रिका। अनुलोम विलोम मतलब एक सांस से लेना है, एक हाँ, एक नाक से एक सांस लेते एक हैं, नासिका से लेना, दूसरे नासिका रोकते से हैं, फिर दूसरे निकालना। नाक से छोड़ते हैं, फिर दूसरी से लेके छोड़ते हैं। ठीक जैसे है। ये आप आराम से हम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या किसी योग, अपने पड़ोस में योग स्पेशलिस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी योग करे तो हमारे शरीर के हिसाब से करें, ब्लाइंडली कुछ ना करें। क्योंकि हो सकता है अनुलोम विलोम करे जा रहे हैं, आपकी नाक के अंदर पॉलिप है, एलर्जी, आपको ऑलरेडी नाक तो पूरी बंद पड़ी पहले से नाक आपकी, बंद पड़ी है तो फिर तो अनुलोम विलोम असर ही नहीं करेगा। आपको लग रहा है मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। भ्रामरी आसन पूरे लंग्स, यहाँ से पूरे इस ट्रैक को खोलता है, मन में शांति पैदा करता है, हमारे ब्रेन को एक वाइब्रेशन पैदा होती है। कपालभाति फेफड़ों को मजबूत करता है, भस्त्रिका भी फेफड़ों को मजबूत करती है। 4 आसन हमको हमेशा करना चाहिए। वो एलर्जी के पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलता हूँ कि नाक का लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अच्छा। नाक का लुब्रिकेशन, ये मैं जब बहुत से पेशेंट को बताता हूँ, इतना बेसिक चीज़ है जो मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि एलर्जन एंटर हुआ हमारे अंदर, ठीक है, नाक के अंदर एलर्जन दिखता नहीं है हमको, तो हमारी ड्राइनेस होती है नाक के अंदर, बेसिकली ड्राइनेस होती है, तो उस ड्राइनेस में एलर्जन स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और लंग्स में प्रवेश करते हैं। वो एलर्जी, छींकी आना, नाक से पानी आना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में खुजली आना, इतना पेशेंट परेशान रहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है उसकी, बड़ा परेशान सा रहता है वो। वही जब एलर्जी नीचे पहुंचती है लंग्स में, तो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। तो नाक में लुब्रिकेशन करें। लुब्रिकेशन में क्या कर सकते हैं? सिंपल देशी घी लगा सकते हैं, जैसे खोपरे, कि हाँ, खोपरे का तेल लगा सकते अच्छा, अंदर हैं, फिंगर उंगली से से। लेके अलग से रखे अपना, नाक के अंदर लगाना है। नहाने के बाद, सोने से पहले, नहाने के बाद लगाएंगे, दिन भर आपको प्रोटेक्शन रहेगा एलर्जन से। सोने से पहले ओके, लगाएंगे। तो एक तरह का मास्क का काम करते हैं हाँ, ये। मतलब एक तरह से हम नाक को, हमने स्किन को हमने एलर्जी वो कर दिया, स्मूथ कर दिया हमने, तो एलर्जन इतना ज़्यादा स्टक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी लेयर जो नेजल म्यूकोसा की सारी सारी प्रॉब्लम नेजल म्यूकोसा की है। हमारी नेजल म्यूकोसा बड़ी सेंसिटिव है उस एलर्जन के लिए, तो हमने उसकी सेंसिटिविटी को एक तरह से मास्क कर दिया है, हमारी स्मूथनेस जाके। तो इस ठीक तरह से हम बात कर है। सकते हैं। तो रात को सोने से पहले लगाएंगे तो रात की जो एलर्जी है वो कम हो जाएगी। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यूज़ करना चाहिए हमको। बिल्कुल, एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पे लोग बहुत मतलब काफ़ी विवाद है, डिबेट है, खर्राटे लोग अधिकांश लोग आजकल लेते हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लेते हैं। तो एक खर्राटे क्या किसी बीमारी का संकेत सचमुच होते हैं, जैसे माना जाता है कि या फिर ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं है? देखिए, खर्राटे 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो डेंजरस खतरनाक, एक नॉन खतरनाक, नॉन डेंजरस। डेंजरस कब होते हैं? जब हमारी सांस रात को रुक जाए, रुकती है बार बार, तो खर्राटे डेंजरस है। ठीक है, हमको ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। वो कैसे चेक होगा? ऐसे तो चेक नहीं होगा, क्योंकि आप तो सो गए, तो आपके स्लीप स्टडी करा के चेक हो सकता है वो। अच्छा, स्लीप स्टडी होती है, रात को नींद में एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट किया जाता है सोने से पहले, एक मशीन बांध के रात भर क्या रिकॉर्डिंग की टेस्ट जाती है। बोलते हैं उसको? स्लीप पॉलीसोमनोग्राफी, पॉलीसोमनोग्राफी ओके। सिंपल टेस्ट होता है, उससे पता लग जाएगा रात को कितना रिस्की है वो, कि उसका रात भर की आंकड़ा सामने आ जाएगा, डेटा सामने आ जाएगा कि उसका ऑक्सीजन लेवल कितना नीचे तक आ गया। कितने पेशेंट अच्छा, को तो कहीं देखे हमने 70%, 60% तक आ जाता है, जो नॉर्मल 98%, 99% होना चाहिए, अच्छा। तो इतना नीचे भी आ जाता है कई बार। तो हमको ये चीज़ देखनी चाहिए, डेंजरस है नॉन डेंजरस है। नॉन डेंजरस है मतलब लेवल नॉर्मल है, ठीक है, हल्का फुल्का प्रॉब्लम है नाक का उसको, और नॉर्मल एक्सेस से ठीक हो सकता है वो। लेकिन अब मतलब खर्राटे का मतलब कहीं दिक्कत तो है? दिक्कत होती है, खर्राटे मतलब नॉर्मल स्लीप नहीं है आपकी, आपको रुकावट है, सीधा सा लॉजिक है, मतलब खर्राटे मतलब रुकावट है आपको, प्रॉपर मतलब स्लीप खर्राटे को नॉर्मल नहीं ले सकते आप नॉर्मल पूरी तरह से? नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, नहीं लेना तो उसका चाहिए। सॉल्यूशन क्या, मतलब ये घी घी लगाना या नाक में तेल डालना ये या फिर? अगर एलर्जी का फैक्टर है, या नाक में हल्का फुल्का ऑब्स्ट्रक्शन, ये ठीक हो सकता है, पर हमको और भी कारण होते हैं इसके अलावा। बच्चों में पॉली बढ़ जाता है अंदर का, एडिनॉइड बढ़ जाता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाता है, और बड़ों में गर्दन मोटी हो जाना, फैट जम जाना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, थायराइड के पास कोई सिस्ट हो जाना, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। या उसकी प्रॉपर नींद ही नहीं है, स्ट्रेस में रहता है वो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसका, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, हमको सब चीज़ देखनी पड़ेगी उसकी, पैथोलॉजी तो नहीं कहीं इसकी। तो ये सब देख के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है उसका, कहीं उसको ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं उसके हम,
क्या उसको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है क्या? नाक के लेवल पे या अंदर नाक में अगर रुकावट है तो नाक के ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, सिंपल ऑपरेशन होता है। जिसे हम बोलते हैं सेप्टा ऑपरेशन, डीएनएस बोलते हैं उसको। नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, या उनका टॉन्सिल्स है बच्चों में, एडिनोइड्स है, तो वो ऑपरेशन नॉर्मल ऑपरेशन मानते हैं। इसके अलावा ऐसे ऑपरेशन भी होता है जिसमें पैलेट, अंदर की पैलेट होती है, हार्ड पैलेट को भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं ईएनटी मतलब पे। कुल मिला के कराटे को सामान्य नहीं लेना सामान्य चाहिए, नहीं लेना चाहिए, दिखा लेना चाहिए दिखा डॉक्टर लेना को। चाहिए, यूजुअली सामान्य नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको सी पैप का यूज़ करना चाहिए। सी पैप मशीन होती है जिसमें एक मास्क होता है, मास्क लगा के रात को सोए वो, उसमें प्रेशर से हवा फेंकी जाती है मशीन से, तो अंदर की जो रुकावट है रात को पूरी खुल जाती है उसकी, तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है उसको। अच्छा, हाँ, तो उसको बोलते हैं ऐसे पेशेंट को कोई बोलते हैं। महंगी मशीन होती है क्या? वो महंगी मशीन वो 30-40,000 से स्टार्ट होती है वो, अच्छा, थोड़ी महंगी तो आती है वो, पर वो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है उनको लेनी चाहिए हमको, स्लीप स्टडी का कंफर्म होता है चीज़ ये। अच्छा, और सी पैप मशीन हो गई, बाईपैप मशीन, मशीनें भी कई तरह की आती है वो ऐसे पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, मतलब उनके रेस्पिरेशन में दिक्कत आगे चल के आ सकती है। तो सही टाइम पे अगर हमको पता लग जाता है तो हम उसको रोक सकते हैं मतलब। तो चलिए अब सबसे अंत में बात कर लेते हैं वैक्सीन पर। वैक्सीन भी एक बहुत बड़ा हथियार है। कोरोना जो महामारी थी वो इसी तरह की बीमारी थी, सांसों का ही उसमें से बंधक बना दिया गया था, और उस सांसों की आज़ादी के लिए आप भी उस महायुद्ध में शामिल हुए। महामारी की जो काला दौर था, महामारी का जो इतना बड़ा संकट हमने देखा, उसमें उसके आप एक लड़ाई में आप एक सारथी बने, और आपने कोवैक्सीन का ट्रायल जयपुर में करवाया, और देश को आत्मनिर्भरता की ओर जो मतलब जो विदेशी कंपनियां हमें वैक्सीन देने को तैयार नहीं थी, जब उस दौर में आपने जो है ना हमारे देश को आत्मनिर्भरता का एक संदेश दिया, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया। तो वो दौर बहुत खतरनाक दौर था, जब पूरा देश वेंटिलेटर पे आ गया, सांसें बंधक बन गई, सिलेंडर सिलेंडर जो है ना जी ऑक्सीजन हाँ, बिल्कुल। ऑक्सीजन की जरूरत मतलब बन गए। तो उस दौर की याद करके आपको क्या लगता है, क्या सबक है, और वो दौर कितना खतरनाक था? वो दौर तो एक्चुअली था तो खतरनाक, वो खतरनाक इसलिए भी था कि उस टाइम ऐसे बहुत से मेरे आपको नोन, डर नहीं लगता था? डर इसलिए नहीं लगता था कि मेरे को पहली वेव में कोरोना हो गया था खुद को, अच्छा, इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं खुद सीरियस हो गया था। मैं अच्छा, एक दिन में बैठा था, मुझे सांस में दिक्कत स्टार्ट हुई, फिर मेरे आवाज़ बैठ गई एकदम से। तो मैंने कोई टेस्ट कराया तो पता लगा मेरे थायराइड का लेवल का डिसऑर्डर, थायराइड मेरा टीएसएच बहुत ऊपर जा चुका है, मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम चल रहा है। तो मुझे बुखार नहीं आया था कि कोरोना के उस टाइम कोविड बुखार के मल्टीपल प्रेजेंटेशंस थे। किसी को बुखार आया, किसी को लूज मोशंस हुए, किसी को सांस में दिक्कत हुई, मल्टीपल प्रेजेंटेशन थे। वो वायरस इतना ज़्यादा परिचित वायरस से नहीं थे हम लोग उस टाइम पे, ना ना तो हमारे साइंटिस्ट थे ना डॉक्टर्स थे, कि बीमारी इस तरह की कभी आई नहीं। बीमारी भी ऐसे पेंडेमिक बीमारी थी, पेंडेमिक मतलब पूरे संसार में फैल गई थी वो। एक होता है एंडेमिक जो तो एक आपका लोकल। परिवार तो बहुत डर गया होगा जब आपको इतनी प्रेजेंटेशन आया तो कोरोना का। हाँ बिल्कुल, वो डर गया क्योंकि फिर मैंने वो सारे इंजेक्शन लिए जो मैंने पेशेंट को लगाए थे, तो मुझे इसलिए वो जो जो पहली वेव से मुझे दिक्कत आई ना, तो मेरे को इसलिए डर थोड़ा वैसे ही मिट गया था, मेरे को तो हो सकता है कि इम्यूनिटी डेवलप हो गई हो। तो जैसे मैंने बताया एंडेमिक मतलब छोटी लेवल पे बीमारी फैली हुई एंडेमिक कहलाती है वो। एपिडेमिक थोड़ी बड़े लेवल पे बीमारी फैलती है, जैसे जयपुर में फैल गई तो एंडेमिक एपिडेमिक कहलाएगी। और पेंडेमिक मतलब पूरे संसार में फैल जाए या मैक्सिमम जगह फैल जाए, वो तो पेंडेमिक थी है, महामारी महामारी थी है। बिल्कुल। एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से इस कंट्री में करते करते, तो इसमें जो पेशेंट को परेशानी हुई तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई सांस में दिक्कत होना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, और सांस में घुटन होना। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट चला गया। और एक मतलब जो कॉमन चीज़ मैंने देखी, बड़े अनयूजुअल चीज़ थी, वो थी कि डर ये था कि जो सांस के मरीज, अस्थमा के मरीज हैं, उनको दिक्कत ज़्यादा होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट जो पेशेंट डायबिटिक थे और जो पेशेंट थोड़े ओबेस थे, जिनका वजन ज़्यादा था, उनको दिक्कत ज़्यादा हुई इसके अंदर। तो और दूसरा इसमें, और इस उस टाइम ट्रीटमेंट भी बहुत, कोई फिक्स ट्रीटमेंट नहीं था इसका। तो फिर लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर जो इस तरह से काम किया इसके अंदर और ट्रीटमेंट दिया, सब डॉक्टर्स ने एक पूरा पूल बना के काम किया। तो उसमें नई नई रिसर्च आई कि सब इसमें ये इंजेक्शन देना चाहिए, रेमडेसिविर देना चाहिए, या स्टीरॉयड देना चाहिए, या ऑक्सीजन थेरेपी देनी चाहिए। तो उससे ट्रीटमेंट डॉक्टर पेशेंट बहुत से फर्स्ट वेव सेकंड वेव तक हम नहीं संभले, लेकिन बाद में हमने पूरा कंट्रोल कर लिया, बात की हुई है उसको तो। और मैं सब उस आपका टाइम पे, वैक्सीन का अनुभव पूछना चाह रहा हाँ, हूँ कि उस टाइम फिर अब कोई भी बीमारी का बचाव जो था, वायरस बीमारी का या बैक्टीरियल बीमारी का, तो उसका बचाव है वैक्सीन। टीकाकरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम देखते हैं टीकाकरण से बीमारियों को हमसे बहुत से बचते हैं। हमारे बच्चों ने हमारे भी टीके लगे, इसमें स्मॉल पॉक्स का टीका और टीबी का टीका, बीसीजी वैक्सीन वगैरह लगते हैं, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है। तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत अर्जेंसी में, हमें टाइम था ही नहीं हमारे पास, वैक्सीन डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो हमारी आईसीएमआर ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक वैक्सीन का, जिसे बोलते हैं वैक्सीन, कोवैक्सीन था। तो वो प्रोजेक्ट जयपुर में, राजस्थान में मेरे पास आया था, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि गवर्नमेंट के सहयोग से और सबके सहयोग से वो मैंने ट्रायल किया। और सबसे बड़ी बात ये थी उसमें पूरा पुलिस प्रशासन, सारे ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, सबका इतना सपोर्ट था, स्पेशली मीडिया का सपोर्ट इतना था कि सब ने मिलकर उसमें, सब वॉलंटियर्स बनना चाहते थे।
और इतना सक्सेसफुल गया वैक्सीन वो, और उसके बाद कोवैक्सीन हमारे पास आई और हम सब बचे उसमें। और कोवैक्सीन इतनी ज़्यादा सेफ भी थी। हालांकि कुछ ऐसे पेशेंट अभी ऐसी नई नई न्यूज़ आती है, लेकिन फिर भी रिस्क बेनिफिट रेशो देखो तो बहुत ज़्यादा सेफ है वैक्सीन वो हमने हमने उससे बचाव किया। और वैक्सीन का फ़ायदा क्या होता है, वैक्सीन से हम एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, आज हम एक मास वैक्सीनेशन करते हैं, मतलब हम पूरे पूरे मतलब ग्रुप को वैक्सीन लगाते हैं तो पूरा ग्रुप बच गया एक तरह से। क्योंकि क्या होता है इसमें, जो हम्म। स्ट्रॉन्गर बंदे बाहर होते हैं, अंदर वीकर बंदे अंदर होते हैं। हम देखते हैं कि ये पोलियो वैक्सीन का अभियान चलता है, पूरे देश में चलता है, 2 बूंद जिंदगी की, हम पढ़ते हैं हमेशा। तो एक साथ पूरे देश में एक साथ एक जगह एक साथ पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है, इसे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना बोलते हैं। क्यों हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तभी वो बीमारी से बचाव करेंगे। ऐसे नहीं कि एक ने आज लगवा लिया दूसरा बाद में लगवाएगा। और दूसरा, भारत देश में एक फ़ायदा ये भी रहा है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम बहुत ज़्यादा मिलते जुलते भी है। पार्टीज़ वगैरह होती है, हमारे कुछ फंक्शंस भी होते हैं, तो हमारे बहुत ज़्यादा मिलने से भी हमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। हमारी हर्ड इम्यूनिटी वैसे भी डेवलप हो गई। तो तो आपके परिवार ने रोका नहीं कि इस वैक्सीन का टेस्ट आप मत करो, क्योंकि नहीं, आपने पूरे भी। परिवार को ही हो चुका था वैक्सीन कोरोना उससे पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा, मैंने वो पेशेंट देखे मेरे सामने बैठा बैठा कि पेशेंट देखे मैंने, तो मेरा डर निकल चुका था। मैंने कहा जो है तो है ही, अब तो यार पता ही है इसमें तो। इवन मुझे लगता है मुझे कोरोना कई कई बार हुआ होगा, बहुतों को हुआ होगा। बुखार बार बार आता था, लेकिन वो कोरोना ही था। क्योंकि अब तो जुकाम में अभी कभी भी आज बात करते तो कोरोना किसी को भी हो सकता है, कि अब तो साथ साथ चल ही रहा है हमारे। पर ठीक है, ट्रीटमेंट हमें पता है, प्रोटेक्शन हमें पता है, प्रिवेंशन हमें पता है, वैक्सीन हमारे पास में है। तो रैपिड फायर के दौर में स्वागत है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनीष जैन। डॉक्टर मनीष जैन जी, सबसे पहले हमें ये बताएं, हालांकि आपकी उम्र ऐसी लगती नहीं है कि आपके बच्चे इतने बड़े होंगे, 20-25 साल के, मेरे ख्याल से इससे भी बड़े होंगे शायद, लेकिन आपके लिए पिता होने का मायने क्या है? जिम्मेदारी का फादरहुड, एहसास। जिम्मेदारी का एहसास। पति होने का मतलब क्या है? पत्नी को खुश रखना, उसकी हामियाँ मिलाना। पत्नी की आंखों में खुशी देख लूँ मैं, मेरे प्रति इज्जत। और एक शब्द में प्रेम को कैसे कहेंगे आप? एक गुदगुदा गुदगुदा सा एहसास है कि हमें खुशी मिल रही है। आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी अभी तक क्या रही है? जब मैं मेडिकल में सिलेक्शन हुआ था। एक शब्द में डॉक्टर मनीष जैन क्या है? डॉक्टर मनीष जैन, मनीष का मतलब होता है मन का ईश्वर। लेकिन आपके बहुत सारे रूप हैं, आप संगीतज्ञ हैं, आप योग शास्त्री हैं, आप निशानेबाज भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो मैंने डॉक्टर से मनीष जैन का मतलब क्या मतलब है मैं आपके चाहता हूँ लिए? मैं खुश रहूँ, खुद दूसरों को खुशी बांटूँ मैं। दूसरों के चेहरे पे मुस्कान ला सकूँ मैं, काश मतलब मेरे मन वचन कर्म से मैं ऐसा काम करूँ, मैं ऐसा सोचूँ, ऐसा बोलूँ उनसे। एक डॉक्टर के रूप में और एक इंसान के रूप में सबसे बड़ा डर क्या है आपका? डॉक्टर के रूप में सबसे बड़ा डर ये रहता है मुझे कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए और ये ना बोले कि इसने गलत दवाई लिखी। और इंसान के रूप में मेरा डर ये है कि लोग मुझसे मेरे बारे में ये ना सोचे कि मैंने गलत काम किया है कोई। सबसे बड़ा डर ये रहता है मुझे। जीवन का अब तक सबसे बड़ा कठिन निर्णय कौन सा रहा आपका? जब मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए थे, बहुत दुख हुआ उस दिन। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हाल की बात है। ये भगवान आपको शक्ति दे कि आप इस दुख का उन्हीं के सामना। आशीर्वाद से मैं आज ही हूँ। बिल्कुल। आज के दौर में आपकी हर युवा या युवती को सलाह क्या होगी? हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़े वापस नहीं आते हैं। और हमारी नैतिकता का पतन कभी नहीं होना चाहिए, हमारे नैतिकता का स्तर उच्च रहे, हम सबका आदर करें। बच्चों को भविष्य को लेकर आपका माता पिताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बच्चों में अच्छे संस्कार डालें हम क्योंकि हम जो करेंगे बच्चे उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हमको बच्चों को सलाह देने से पहले हम खुद भी उसमें अमल करें और उनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, जिससे एक अच्छे नागरिक बने वो। आपका जीवन मंत्र क्या कहेंगे आप? जियो और जीने दो, खुश रहो, खुश रहने दो, और अच्छी हॉबी अपनाएं हम, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें। तो ये थे डॉक्टर मनीष जैन। बिल्कुल सार में कहें तो इनका संदेश है, खुश रहो और खुशी बांटो। इससे धन्यवाद। इससे बड़ा संदेश क्या होगा? खुद भी सांस लो और दूसरों को भी दूसरी सांसें दो। डॉक्टर मनीष जैन यही काम करते आ रहे हैं, सांसों की आज़ादी को संभव बनाने का काम करते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मनीष जैन इस काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जैन जी, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।